Hello student, welcome to my YouTube channel. I hope you all are good. Stay happy and stay healthy. तो आज से पहले हमने 5 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है जिसकी वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखी है और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ठीक है, तो क्लास 8 की सीरीज ऐसे ही मैं कंटिन्यूस डाल रही हूँ और आप लोग को अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और एक लाइक जरूर करेगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा। तो चलिए हम लोग अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि why are wind stronger on some day than on other day। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ दिन जो है हवाएं बहुत तेज होती हैं rather than normal days। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि डेली जो है हवाएं बहुत तेज चलती हैं, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं और ऐसे नॉर्मल डे में तो नॉर्मल ही हवाएं चलती है। तो अब यहाँ पे इसका आंसर है कि विंड ब्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर यानी कूल एयर टू लो प्रेशर, यानी जो हवा बहती है वो हाई प्रेशर से यानी हाई प्रेशर यानी जो ठंडी हवाएं हैं वो लो प्रेशर की ओर बहती हैं। ठीक है, द बिगर द डिफरेंस द स्ट्रॉन्गर द विंड। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, विंड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, अब समझ में आ गया कि विंड स्ट्रॉन्गर क्यों होती है कुछ दिनों में। तो जो भी विंड है उसका फ्लो जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर होता है, इस वजह से जितना ज्यादा वो प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा विंड स्ट्रॉन्ग होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाई आर वाटर टैंक यूजुअली प्लेस्ड एट अ हाइट। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि वाटर टैंक्स को हम यूजुअली एक हाइट पे क्यों प्लेस करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने आसपास के मोहल्लों में घरों में जरूर देखा होगा कि जो भी वाटर टैंक्स होंगे वो बहुत ऊंचे ऊंचे हाइट पे होंगे। ठीक है, सबने देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे है कि वाटर स्टोर्ड एट अ हाइट हैज मोर प्रेशर, दिस हेल्प वाटर फ्लो डाउन टू द टैप इजिली। देखिए, अब यहाँ पे इसका आंसर है कि जितनी ज्यादा हाइट पे हम उस टैंक को लगाएंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। सपोज करिए एक ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बनाते हैं। सपोज करिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फ्लोर हैं। ओके, लाइक एक ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड फ्लोर है एंड ये फोर्थ फ्लोर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऐसा पानी की टंकी या टैंकर कुछ ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ से सारे फ्लोर पे ऐसे पानी का कनेक्शन है इस पाइपलाइन से। ठीक है, और हर जगह टैप लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो सबसे हाई कहाँ पे होगा। ठीक, वाटर का फ्लो सबसे हाई कहाँ होगा, तो सबसे ग्राउंड पे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हाइट होगी उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। अब जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा प्रेशर, जितनी कम हाइट उतना कम प्रेशर। ओके, तो यानी सबसे ज्यादा प्रेशर वाटर का ग्राउंड फ्लोर पे होगा, देन फर्स्ट फ्लोर, देन सेकेंड फ्लोर, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। यानी सबसे लो प्रेशर फोर्थ फ्लोर पे होगा। ठीक है, और सबसे हाई प्रेशर ग्राउंड फ्लोर पे होगा। तो यानी जितना ज्यादा हाइट पे हम रखेंगे उतना ज्यादा प्रेशर से पानी आएगा और जितना कम हाइट होगा उतना कम प्रेशर होगा। तो आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, कैन एयर प्रेशर रियली क्रश अस। अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या एयर प्रेशर हमको क्रश कर सकता है। जैसे बच्चा जो है वो एक ग्लास जार के अंदर है और बहुत तेज हवाएं चल रही है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि प्रेशर की वजह से वो कहीं क्रश ना हो जाए। तो यस, एयर प्रेशर एग्जिट ऑल अराउंड अस। ठीक है, एयर प्रेशर जो है हमारे सराउंडिंग्स में हर जगह होता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, दैट्स व्हाई इट कैन क्रश अस। इसी वजह से हमको क्या क्रश कर सकता है। इफ द प्रेशर आउटसाइड इज मच मोर देन इनसाइड, अगर बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू इनसाइड, तो क्या होगा, वो इजीली क्रश कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉज स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, क्या कारण होता है स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के आने का। इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर जाए, वुड साइक्लोन स्टिल फॉर्म, क्या तब भी साइक्लोन बनेंगे। तो यहाँ पे है कि वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस फ्रॉम द ओशन।
अब यहाँ पे कह रहा है कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं वहां से क्या होता है कि जो गर्म हवाएं हैं, जैसे कि आप लोगों ने घर में देखा होगा जब वाटर बॉईल करते हैं तो क्या होता है, वेपर्स की फॉर्म में वाटर ऊपर की ओर जाता है। तो ऐसा ही केस यहाँ पे है कि जो भी वार्म मॉइस्ट एयर है वो ऊपर की ओर जाता है और जाके क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा होकर के क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है एंड कॉज हैवी रेन्स, और क्या होता है, हैवी रेन्स फॉर्म होती है और उसी से स्टॉर्म या साइक्लोन बनते हैं। ओके, अब यहाँ पे है अर्थ रोटेशन कोरियोलिस इफेक्ट हेल्प इन स्पिन ऑफ साइक्लोन्स। ठीक है, जो कोरियोलिस इफेक्ट है वो क्या करता है, साइक्लोन भी ऐसे जैसे घूमता रहता है ना, उसमें हेल्प करता है। इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अगर अर्थ जो है रोटेट करना स्टॉप हो जाए, साइक्लोन मे स्टिल फॉर्म बट दे वॉन्ट स्पिन, साइक्लोन फिर भी बनेगा लेकिन वो स्पिन करना नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपके दिमाग में और भी क्वेश्चंस है तो आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइंस को देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फॉलन लीव्स, आपने कभी पत्तियों को गिरते हुए देखा है ग्राउंड पे। एंड स्विरलिंग इन द एयर, स्विरलिंग का मतलब होता है कि जैसे कि नहीं आपने कभी देखा होगा कि गर्मियों के दिन जब बहुत तेज हवा चलती है तो ऐसे विंड एक गोल गोल सा बनने लगता है, जिसको बच्चे बोलते हैं कि ये भूत है, मतलब छोटे बच्चे ऐसे सुना है मैंने। ठीक है, रूमर्स in the air are being swept away and the trees swaying or even bending when a strong winds blow। और जब बहुत तेज हवाएं चलती है तो पेड़ क्या होता है, ऐसे बेंड होने लगते हैं, जो आसपास की पत्तियां हैं, फूल है, या जो नीचे भी जो चीजें गिरी होती है वो ऐसे गोल गोल घूमने लगती है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर why fallen leaves rise in the air, our trees sway or bend। आपने कभी ऐसा सोचा है कि फॉलन लीव्स जो है वो हवा में क्यों ऊपर की ओर उठ जाती हैं, जो ट्रीज है वो बेंड क्यों होते हैं, या फिर तेज हवा की वजह से मतलब हिलने डुलने क्यों लगते हैं। तो डज द विंड एक्सर्ट फोर्स ऑन फॉलन लीव्स टू मेक देम राइज आर ऑन ट्री टू बेंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या विंड जो है उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से फॉलन लीव्स जो है वो राइज करती है और ट्रीज जो है बेंड होते हैं। रिकॉल अदर सिमिलर इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड लाइक स्लैमिंग ऑफ डोर्स आर रैटलिंग ऑफ विंडोज। ठीक है, तब यहाँ पे कह रहा है कि अदर सिमिलर इफेक्ट्स हैं फोर्स के जो कि विंड के थ्रू एक्सर्ट होते हैं, लाइक स्लैमिंग ऑफ डोर्स आर रैटलिंग ऑफ विंडोज। स्लैमिंग ऑफ डोर्स का मतलब दरवाजे का बार बार खुलना बंद होना, और रैटलिंग ऑफ विंडोज का मतलब होता है कि खिड़की का खड़कना। ठीक है, आर फ्लटरिंग ऑफ क्लॉथ्स, यानी कपड़े देखते नहीं जब बहुत तेज हवाएं चलती तो कपड़े भी ऐसे उड़ने लगते हैं, तो वही है फ्लटरिंग ऑफ क्लॉथ्स। हाउ डज द फोर्स एक्सर्ट बाय विंड मेक दिस हैपन। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे फोर्स एक्सर्ट होता है और जिसकी वजह से जो हवा जो है ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। द फोर्स एक्सर्ट बाय विंड क्रिएट विंड प्रेशर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो फोर्स एक्सर्ट होता है विंड के थ्रू, वो क्या करता है, विंड प्रेशर क्रिएट करता है। क्या करता है, विंड प्रेशर क्रिएट करता है विच कॉजेस दीज इफेक्ट, और यही जो है सारे इफेक्ट्स को मतलब कारण होता है। ठीक है, विंड प्रेशर इस सारे इफेक्ट्स का कारण होता है। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशनशिप है एंड अंडरस्टैंड हाउ दे शेप पावरफुल नेचुरल इवेंट्स लाइक थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ठीक है, और यहाँ हम समझेंगे कि कैसे पावरफुल नेचुरल इवेंट्स जैसे कि थंडरस्टॉर्म या साइक्लोन्स ये कैसे शेप देते हैं। ठीक है, इनका जो ऐसे राउंड राउंड सा शेप होता है, मतलब गोल गोल सा, तो कैसे होता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रेशर। ओके, मेगा एंड हर ब्रदर पवन आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। ठीक है, एक लड़की है मेगा और उसका भाई पवन, वो दोनों पिकनिक पे जाते हैं। दे वॉक टू द पिकनिक स्पॉट, वो पिकनिक स्पॉट पे वॉक करते हैं, कैरिंग आइडेंटिकल आइटम्स इन देयर बैग्स। ठीक है, और दोनों एक जैसे आइडेंटिकल आइटम्स अपने बैग में कैरी करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों क्या कर रहे हैं, सेम आइटम्स। देखिए दोनों बच्चों ने बैग टांग रखा है और दोनों के बैग में सेम चीजें हैं। ऑन द वे, जाते हुए पवन कहता है, पवन कीप्स एडजस्टिंग हिज बैग and looks uncomfortable. Megha asks, "Is there a problem with your bag?" अब देखिए इस स्लाइड को हम नेक्स्ट स्लाइड से समझेंगे। अब यहाँ पे जो बच्चा है, यहाँ पे जो उसका भाई है पवन, वो बैग को बार बार एडजस्ट करता है, यानी उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मेघा कहती है कि तुम्हारे बैग में कोई प्रॉब्लम है, तो पवन रिस्पॉन्ड करता है, यस इट इज हर्टिंग माई शोल्डर्स। ठीक है, मेरे शोल्डर्स को हर्ट कर रहा है।
मेघा शेस बोथ आवर बैग्स आर इक्वली हैवी। मेघा कहती है कि हम दोनों के बैग्स तो एक जैसे भारी हैं। व्हाई डज योर बैग हर्ट? तुम्हारा बैग हर्ट क्यों कर रहा है? माइन डजंट, और मेरा नहीं कर रहा है। पवन रिफ्लेक्ट फॉर अ मिनट एंड से, पवन कुछ देर देखता है और कहता है परहैप्स इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द स्ट्रैप ऑफ आवर बैग्स। तो पवन कहता है कि हमारे बैग की जो स्ट्रैप्स है उन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। जैसे कि इस फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, माई बैग हैज नैरो स्ट्रिप while योर बैग हैज ब्रॉड स्ट्रैप्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, इस पवन का जो बैग है उसमें क्या है, बहुत पतली सी स्ट्रैप है। यहाँ थोड़ा डायग्राम में थोड़ी चौड़ी हो गई, तो यहाँ पे सपोज करिए पतली सी स्ट्रैप है, ठीक है, और यहाँ पे चौड़ी स्ट्रैप है। तब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पे है कि सम फोर्स ऑन अ स्मॉलर एरिया मोर प्रेशर बैक फील हैवी एंड हर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जितना कम एरिया होगा, ठीक है, लाइक यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये देखिए बहुत पतला सा एरिया और यहीं पे ये चौड़ा एरिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितना कम एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा फोर्स फील होगा, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। सम फोर्स ऑन अ स्मॉलर एरिया, यानी फोर्स क्या है, स्मॉलर एरिया में होगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर हमको फील होगा, ठीक। अब यहाँ पे एरिया कम है, एरिया कम है तो हमको बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, यानी जितनी कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। और जितना ज्यादा एरिया, मैं यहाँ पे एक को डिनोट कर दे रही हूँ तो कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे, जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। ओके, यानी एरिया जो है यहाँ पे, एरिया प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। ओके, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ब्रॉड स्टेप, सम फोर्स ऑन लॉन्गर एरिया लेस प्रेशर, यानी अगर फोर्स बड़े एरिया में लग रहा है तो वहां पे प्रेशर कम लगेगा। बैक फील्स लाइटर एंड मोर कंफर्टेबल, ठीक है। वही चीज यहाँ पे इस दोनों डायग्राम्स के थ्रू समझाए कि अगर स्ट्रिप पतली होगी यानी एरिया कम होगा तो उतना हमको ज्यादा प्रेशर फील होगा, अगर मतलब एरिया ज्यादा है तो उतना कम प्रेशर फील होगा, ठीक है। कैन अब यहाँ एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कैन द शेप और साइज ऑफ द स्ट्रैप रियली मेक अ डिफरेंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या शेप या साइज है जो स्ट्रैप का, उसमें क्या उसमें मतलब वास्तव में क्या डिफरेंस है कुछ। when we carry a bag, जब हम बैग को कैरी करते हैं, we feel its weight because of the force of gravity acting on our shoulder। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब हम बैग को कैरी करते हैं तो हमें कुछ वेट फील होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हमारे शोल्डर्स पे फील होता है। The weight of bag with narrow strip act on the smaller area of our shoulder। इसको थोड़ा हाईलाइट्स करके पढ़ते, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि the weight of the bag with narrow strap act on a smaller area of our shoulder, and whereas the weight of the bag with broad strap is spread out over a large area of the shoulders। ठीक है, यानी जितना ज्यादा चौड़ा स्ट्रैप होगा यानी उतनी ज्यादा उसको एरिया मिलेगी, जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, और जितनी कम एरिया उतना ज्यादा pressure। Okay, it is due to this reason that we feel more comfortable carrying a bag with broader strap। यानी जितना ज्यादा broad strap होगा उतना ही हमको क्या होगा, comfortable feel होगा। And that one with narrow strap, although both bags have the same weight, since the area over which the force act it involve, यानी एरिया के अकॉर्डिंग जो है उस पर फोर्स उतना इन्वॉल्व होता है, मतलब उतना फोर्स एक्ट करता है। वी डिफाइन द क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर, उस क्वांटिटी को, उस फोर्स की क्वांटिटी को हम प्रेशर कहेंगे, विच इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, एंड प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, at this stage we will consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed। ठीक है, यहाँ पे हम उसी फोर्स को कंसीडर करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस पे जहां पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ओके,
our shoulder as compared to narrow strap, therefore we feel more comfortable carrying a bag with broad strap. ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया कि जितना नैरो स्ट्रैप होगा उतना हमको डिस्कम्फर्ट होगा और जितना ब्रॉड स्ट्रैप होगा उतना हम कंफर्टेबली कैरी कर सकते हैं. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इट फील इजियर टू लिफ्ट अ वाटर फिल्ड बकेट विथ अ ब्रॉड हैंडल देन विथ अ नैरो हैंडल्स. ठीक है, अब यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि क्यों ऐसा होता है कि सॉरी, feel easier to lift a water filled bucket with a broad handle. अब यहाँ पे देखिए दो बाल्टियां हैं, अगर उस बाल्टी की जो हैंडल होगी अगर बहुत पतली होगी तो हमें उतना ज्यादा प्रेशर फील होगा. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है देन विथ अ नैरो हैंडल and similarly we have seen that when people carry load like pots or vegetable basket. अब यहाँ पे पहले बाल्टी के लिए बाल्टी का एग्जांपल समझ लेते हैं कि बकेट का हैंडल जितना पतला होगा उतना ज्यादा प्रेशर फील होगा और जितना चौड़ा होगा उतना कम प्रेशर फील होगा. सिमिलरली जब हम देखते हैं व्हेन पीपल्स कैरी लोड लाइक पॉट्स और वेजिटेबल बास्केट. यहाँ पे देखिए दो लोग हैं, ठीक है, एक लेडीज है एक जेंट्स है और यहाँ पे एक लेडीज ने सर पे क्या रखा है, मटका रखा है और इस जेंट्स ने सर पे पूरा बास्केट रखा है, ठीक है, वेजिटेबल बास्केट ऑन देयर हेड. ठीक है, दे आफ्टर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ अंडर द लोड. ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने सिर के ऊपर एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखा है, मतलब क्लॉथ कपड़े को ऐसे राउंड करके अपने सिर पे रखा है. इन बोथ केस द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया ओवर विच द वेट एक्ट. अब यहाँ पे कह रहा है दोनों केस में ये ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य ये है कि हमको प्रेशर को रिड्यूस करना है बाय इंक्रीजिंग द एरिया. यानी ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग सीख चुके हैं कि जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर. तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये दोनों अप्लाई कर रहे हैं. उन लोगों ने क्या किया, अपने जैसे हेड पे अगर डायरेक्ट रखते तो यहाँ का एरिया कम होता. ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिए थोड़ा कि सपोज करिए ये हेड है, ठीक, अब हेड है, अब हम लोग डायरेक्ट यहीं पे इतना बड़ा सा बास्केट रखेंगे तो यहाँ पे एरिया क्या है, बहुत कम मिल रहा है. ठीक है, अब वही इसी हेड पे अगर हम एक कपड़े को ऐसे राउंड करके रख दें, ठीक है, कपड़े को राउंड करके रख दे, उसके ऊपर अगर हम ये बास्केट रखें तो हमको क्या एरिया ज्यादा मिल रहा है. तो जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर और जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कि प्रेशर कम करना चाह रहे हैं बाय इंक्रीजिंग एरिया, यानी एरिया को इंक्रीज करके प्रेशर को कम करना चाह रहे हैं. प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, यानी प्रेशर की डिफिनीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, जितने यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन. एंड दैट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर है. देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, यानी प्रेशर की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. दिस यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल. इस यूनिट को हम पास्कल कहेंगे और डिनोट करते हैं पीए से. ओके, if the force is 100 Newton is applied on a cardboard of area 2 meter square. अगर सपोज करिए अगर फोर्स है 100 न्यूटन का, हम किसी कार्डबोर्ड की एरिया पे अप्लाई करते हैं, ठीक, उसकी एरिया है कितनी, 2 मीटर स्क्वायर. ठीक है, एंड देन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द कार्डबोर्ड विल बी. अब यहाँ पे कह रहा है इस कार्डबोर्ड पे कितना प्रेशर अप्लाई होगा, तो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स हमारे पास कितना है, 100 न्यूटन का हमारे पास फोर्स है और एरिया क्या है, 2 मीटर स्क्वायर. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 50 आ जाएगा. 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है. दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक कार्डबोर्ड है, ओके, और यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है. ओके, और उसकी एरिया है मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर उसकी एरिया है. अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि प्रेशर कितना है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल भी मत भूलिएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करिएगा. ठीक है, तो फोर्स हमारे पास क्या है, 200 न्यूटन का फोर्स है और एरिया कितनी है, तो 10 मीटर स्क्वायर है. अब यहाँ पे हम प्रेशर कितना आएगा, तो इससे कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो 20 न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर हमारे पास ये प्रेशर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देयर आर मैनी सिचुएशंस इन डेली लाइफ वेयर प्रेशर प्लेज अ रोल। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं हमारी डेली लाइफ में जहाँ प्रेशर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंडक्ट द एक्टिविटीज गिवन इन टेबल 6.1। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं जो कि 6.1 में हम देखेंगे। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। एक्सप्लेन हाउ प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द मोड ऑफ एक्शन अंडरटेकन फॉर ईच एक्टिविटी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेशर जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक्शन, मोड ऑफ एक्शन को, और इस एक्टिविटी में हम वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस एक्टिविटी को देखते हैं। ठीक है, ड्राइविंग एन आयरन नील, और इस ऑब्जर्वेशंस को हम किसी बड़े के सुपरविजन में ही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अकेले चल दिए एक्टिविटी करने। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, किसी बड़ों के साथ ही करेंगे। अब एक्टिविटी में करना क्या है, ड्राइविंग एन आयरन नेल, ठीक है, बाय द हेड ऑफ नेल एंड बाय द पॉइंटेड एंड ऑफ नेल। अब यहाँ पे इस एक्टिविटी में देखिए, ठीक है, वही चीज है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे कि मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, ऐसे नेल लगा दिया। ठीक, अब हैमर से आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स अप्लाई करके और इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस हैमर से इसको मार रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे का जो एरिया है वो बहुत कम है, मतलब एक पॉइंट साइज एरिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही कम एरिया है। ठीक है, तो एरिया कम है और इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इजिली क्या होगा, वो नेल जो है उस कार्डबोर्ड के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर जस्ट अपोजिट केस हो, लाइक अगर ये नीचे वाला, मतलब ये जो ऊपर का है नेल, इसको हम ऐसे पलट दें, रिवर्स कर दें, और ये बेस पे चौड़ा रख दें और ऊपर जो है पॉइंटेड रख दें। अब हम यहाँ पे इस हैमर से अगर हम मारते हैं तो क्या ये अंदर जाएगा, क्या अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया। एरिया एरिया जब बढ़ाया तो प्रेशर जो है वो बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा था कि एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। जब प्रेशर कम लगेगा तो ये जो नेल है वो कार्डबोर्ड के अंदर नहीं धंसेगा। ठीक है, तो इसी एक्टिविटी में हमको ये समझाने का कोशिश कर रहा है। सेकेंड में क्या है कि यूजिंग द शार्प एज ऑफ नाइफ, अगर हमें कोई चीज काटनी हो, ठीक है, घर में सबके यहाँ चाकू होगा, आप लोग क्या करते हैं, चाकू की शार्प वाली एज से काटते हैं ना किसी भी चीज को। ऐसा तो नहीं है कि जो शार्पलेस एज है उससे ही लगते हैं काटने, तो उससे क्या होगा, हाथ कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो शार्प एज से हमको क्या करना है, मान लीजिए एप्पल को हम कट कर रहे हैं तो शार्प एज से हम एप्पल को कट करेंगे। एंड यूजिंग द ब्लंट एज ऑफ द नाइफ, अगर हम पीछे जस्ट उसको रिवर्स कर दे नाइफ को, उसके ब्लंट एज से हम अगर कट करें तो क्या वो कटेगा, तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एरिया को बढ़ा दिया। पहले क्या था, शार्प एज यानी एकदम थिन पतली एरिया, और जैसे ही हमने ब्लंट एंड को लिया तो ब्लंट एंड क्या होगा, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में चौड़ा होगा। अब यहाँ पे एरिया इसकी कम है और इसकी ज्यादा है। एरिया कम है तो ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा हो, सॉरी, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट, यानी एरिया प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना कम एरिया, यानी ये शार्प नाइफ है, इसमें एरिया बहुत ही कम है, बहुत ही शार्प है, और यहाँ पे जो ब्लंट एंड है वहां पे बहुत चौड़ा सा एरिया है। इसकी वजह से उसपे क्या है कि बहुत ही कम फोर्स प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 6.1। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या कंक्लूजन मिला टेबल 6.1 से। तो वी कंक्लूड दैट व्हेन द एरिया ओवर व्हिच अ फोर्स अप्लाइड इज स्मॉलर। ठीक है, ऐसी एरिया जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे अगर वो बहुत छोटी है, कम है, रिजल्टिंग द प्रेशर इज हायर, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर हायर होगा। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट, मेकिंग इट इजियर टू डू सर्टेन टास्क, दिस इज व्हाई इट इज इजियर टू ड्राइव अ नेल यूजिंग इट्स पॉइंटेड एंड एंड इट इज इजियर टू कट एन एप्पल विथ अ शार्प एज। ठीक है, तो कंक्लूजन में हमने ये पाया कि पॉइंटेड एंड पे अगर हम हैमर से उसको बीट करेंगे तो वो इजिली धस जाएगा, मतलब अंदर चला जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा,
अगर हम शार्प एज से एप्पल को कट करेंगे तो वो इजिली कट हो जाएगा रादर देन ब्लंट एंड से अगर हम कट करते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन ओवर हेड वाटर टैंक्स, फिगर 6.4। यहाँ पे देखिए, in your locality or on the rooftop of house used for a water supply, why are these tank always placed at a height? अब यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों ने अपने लोकेलिटी में या अपने घरों के आसपास या फिर घर की छत के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा जो भी वाटर टैंक्स होते हैं हमेशा हाइट पे ही क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आइए हम आगे समझते हैं। डू लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर? अब ये बच्चा कहता है क्या लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है? लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसको हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ते हैं। अब यहाँ पे है टेक टू ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक पाइप ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है ना 6.1, ठीक है, ये वाली, इसको हम लोग आगे की स्लाइड में देखते हैं। ठीक, टेक टू ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक पाइप ऑफ द सेम लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर बट ऑफ डिफरेंट डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नैरो पाइप लिया हमने, एक वाइड पाइप लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, फिक्स द पाइप ऑन अ स्टैंड एज शो। ठीक है, यहाँ पे दोनों को हमें फिक्स कर देना है। ओके, टेक टू गुड क्वालिटी रबर बलून्स, अटैच देम टू वन एंड ऑफ ईच पाइप, यानी दोनों पाइप के एंड पे एक एक रबर के अच्छे क्वालिटी के बलून्स हम लोग को अटैच कर देने हैं। क्लैम्प द पाइप एंड फिल बोथ द पाइप विद वाटर अप टू द सेम लेवल। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दोनों में वाटर फिल करना है सेम लेवल पे। ठीक है, देखिए दोनों को क्या करना है, सेम लेवल पे वाटर हमको फिल करना है। ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द बलून्स। ठीक है, अब हमें ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों बलून्स में क्या हो रहा है। यहाँ पे शायद फिगर में थोड़ी सी गड़बड़ी, यहाँ तक देख लीजिए, दोनों को सेम लेवल पे वाटर फिल करना है। फिल करने के बाद अब हमें ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल क्या हो रहा है। बलून बल्जेस मोर। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा बलून जो है वो ज्यादा फूलेगा। एंड व्हाट डू वी फाइंड, बोथ बलून्स बल्ज। अब यहाँ पे हमने देखा कि दोनों बलून्स जो है वो फूल गए, बट द बलून इन द नैरो पाइप बल्जेस मोर, यानी जो नैरो पाइप वाला बलून है ये वाला, ये ज्यादा फूला है कंपैरिजन टू ये जो ब्रॉडर पाइप वाला बलून है। ओके, वाई, ऐसा क्यों? द वेट ऑफ वाटर इन द नैरो पाइप इज लेस, यानी जो वेट था वाटर का नैरो पाइप में बहुत कम था। बिकॉज लेस वाटर इज देयर, क्योंकि यहाँ पे पानी कम था इस वाले पाइप में। एक तो इसका बेस बहुत कम था और यहाँ पे क्या था, वाटर का वेट बहुत कम था। जैसे पाइप अगर बहुत पतली है तो उसमें पानी डालेंगे तो बहुत कम पानी डालने पे भी वो क्या होगा, उस लेवल तक आ जाएगा रादर देन अगर हम एक चौड़े पाइप में पानी डालते हैं। ठीक है, दोनों में पानी का लेवल जो है वो डिफरेंट होगा। इसमें कम पानी डालेंगे तो भी ये भर जाएगा, इसमें ज्यादा पानी डालेंगे तब जाके भरेगा। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि लेस वाटर इज देयर, यानी इस वाले नैरो वाले पाइप में वाटर कम था। द प्रेशर एक्सर्ट बाय वाटर कॉलम इन द नैरो पाइप इज लेस, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रेशर भी कम, प्रेशर जो था वो भी कम था। The pressure in the white pipe is more because it contain more water। और जो प्रेशर था व्हाइट पाइप में, इस वाले पाइप में, चौड़े वाले पाइप में, उसमें क्या था, प्रेशर जो था वो ज्यादा था क्योंकि उसमें पानी ज्यादा था। अब समझ में आया कि जिसमें वाटर ज्यादा था, उसमें क्या था, वाटर ज्यादा था तो यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा था, और यहाँ पे वाटर क्या था, कम था, वाटर कम था तो प्रेशर भी कम था। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है इसका। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, यस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कॉलम डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ वाटर कॉलम, that is why equal water column height produces equal bulge in the balloon even though the diameter of pipe are different। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है कॉलम पे वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ वाटर कॉलम पे, कि उस वाटर कॉलम की हाइट कितनी है। अगर हम वाटर कॉलम की हाइट इतनी रखते हैं और दूसरे की इतनी रखते हैं तो ऑब्वियसली कौन से मतलब वाटर जो टैंक है उसमें ज्यादा, मतलब उससे जो वाटर आएगा उसमें ज्यादा प्रेशर होगा, तो ऑब्वियसली जिसकी हाइट ज्यादा होगी। ठीक है, तो वहां पे कह रहा है दैट इज वाई इक्वल वाटर कॉलम हाइट प्रोड्यूसेस इक्वल बल्ज इन द बैलून। यहाँ पे दोनों अगर इक्वल हाइट पे है तो दोनों जो है वो इक्वल प्रेशर जो है वो अप्लाई करेगा, इवन दो द डायमीटर ऑफ पाइप आर डिफरेंट। अगर पाइप की डायमीटर अगर हम डिफरेंट करते हैं तब क्या होगा, उस केस में जो है वो प्रेशर चेंज होगा। ठीक है,
यानी वाटर यहाँ पे क्या था, मतलब नैरो पाइप था तो प्रेशर कम लग रहा था, ठीक, पानी भी कम था और प्रेशर भी कम था। जब यहाँ पे पाइप जो है वो चौड़ी हुई, वाइड पाइप हुई, तो वहां पे क्या हुआ, प्रेशर भी ज्यादा हुआ। प्रेशर ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि वाटर भी वहां पे ज्यादा था। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। हाँ, ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। द प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर और विड्थ ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे कॉन्सेप्ट का। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया इस एक्टिविटी का, ये कंक्लूजन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा तो फिर गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, द प्रेशर exerted by liquid depends on height of liquid column। ठीक है, एक बार और सुनिए, द प्रेशर exerted by liquid water depends on height of liquid column, not on the amount of water or width of container। ठीक है, वो कभी भी वाटर के अमाउंट या कंटेनर के विड्थ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कॉलम के हाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ये पूरी एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी है वो हमें यही समझाने का प्रयास कर रही है कि जो भी वाटर कॉलम पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा, ना कि वाटर के अमाउंट पे या कंटेनर के विड्थ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट, overhead tanks are kept at height so that water pressure enough to supply water to all places। इसीलिए क्या होता है, जो भी टैंक्स होते हैं, बड़े बड़े वाटर टैंक्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा हाइट पे लगाया जाता है। ठीक है, ताकि वो इजिली वाटर जो है वो प्रेशर से मतलब सारे घरों तक पहुंचा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट, what will happen to the bulge of balloon if we increase the height of water column। अब यहाँ पे लड़की कह रही है कि क्या होगा, जो बल्ज है बलून का, मतलब जो बलून फूल रहा है, अगर हम उसको वाटर कॉलम की हाइट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है। तो अब यहाँ पे इस एक्टिविटी, इस फिगर में देखिए आप लोग, pour some more water in any one of the pipe used in figure 6.5। इस वाले में एक बार हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, फिर इस स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, 6.5, ऑब्जर्व द बल्ज ऑफ बलून, रिपीट दिस प्रोसेस ऑफ फ्यू टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो बलून की बल्जिंग है इसको हमको ध्यान से देखना है और इस ऑब्जर्वेशंस को कुछ टाइम के लिए रिपीट करना है। एडिंग मोर वाटर ईच टाइम एंड नोटिंग द एक्सटेंट ऑफ बल्ज एज शोन इन फिगर 6.6। यहाँ पे क्या होना है, क्या करना है कि वाटर का जो लेवल है उसको थोड़ा बढ़ाते रहना है, मतलब कुछ कुछ देर पे वाटर ऐड करना है और फिर हमें देखना है बलून की बल्जिंग को। Do you see any relation between the amount of bulge of rubber balloon and the height of water column in the pipe। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको कोई रिलेशन दिख रहा है, जो अमाउंट है बल्ज का रबर बलून पे या फिर जो वाटर कॉलम्स की हाइट है पाइप में उसके बीच में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द बल्ज ऑफ बलून इंक्रीजेस एज द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इंक्रीजेस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन, कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बल्ज है बलून का वो बढ़ जाता है जब हम जो वाटर कॉलम की हाइट बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि जितना ज्यादा हाइट पे वाटर कॉलम होगा, जितनी ज्यादा हाइट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो बलून की बल्जिंग है वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हाइट हम बढ़ा रहे हैं, हाइट बढ़ाने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है जिसकी वजह से बलून जो है वो ज्यादा फूल रहा है। Thus, as the height of water column in the pipe increases, the pressure of bottom of the pipe also increases। यानी जो हम वाटर कॉलम की हाइट है उसको पाइप में बढ़ा रहे हैं, तो जो प्रेशर है बॉटम ऑफ द पाइप वो भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, विच कॉज बलून टू बल्ज। और यही कारण है जिसकी वजह से बलून जो है वो ज्यादा फूल जा रहा है। सो वी कैन से दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन अ वेसल डिपेंड ऑन हाइट ऑफ कॉलम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होती है लिक्विड पे, लिक्विड के वेसल में, वो डिपेंड करती है हाइट ऑफ कॉलम, यानी कॉलम के हाइट पे, जितना ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा प्रेशर। ओके, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि जितनी ज्यादा हाइट, ओके, उतना ज्यादा प्रेशर। ठीक है,
दिस इज द रीजन वाई ओवरहेड टैंक्स आर प्लेस्ड एट अ हाइट। यही रीजन है कि जो भी ओवरहेड टैंक्स है उनको एक हाइट पे रखा जाता है, सो दैट प्रेशर इन द टैप्स इज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो टैप्स है उनमें वाटर जो है वो प्रेशर से आता है, रिजल्टिंग इन गुड स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप। ठीक है, और जो टैप होता है ना वॉशरूम वगैरह में, बाथरूम में, उसको हम खोलते हैं, उसमें बहुत प्रेशर से पानी आता है। प्रेशर से पानी क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन हमने जान लिया। ठीक है, सपोज यू आर लिविंग ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ अ थर्ड स्टोरी building and an overhead water tank is placed on the rooftop, and will you or on your friend on the first floor receive a more powerful stream of tap water? give reason। ये सेम कंडीशन जो मैंने फर्स्ट पेज पे आपको समझाया था कि जैसे थर्ड फ्लोर है, तीनों फ्लोर है, और यहाँ पे एक वाटर टैंक लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से इस वाटर टैंक का कनेक्शन सारे बिल्डिंग्स में है। ओहो, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पाइप क्लोज कर दी, यहाँ पे ऐसा मत समझना कि क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह ऐसे टैप लगे हुए हैं। आप लोग सोचोगे, यही पे कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने एक पाइप पतली बनाई, एक मोटी बना दी है, सब इक्वल बनाते हैं, इसको इरेज। तो फिर कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इतनी भी पतली नहीं बनानी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस टैंक में वाटर फिल है। इसको ब्लू से बनाते हैं, वाटर ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सपोज करिए इस टैंक में यहाँ तक पूरा वाटर फिल है। ओके, अब ये रहा हमारा ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर। ठीक है, अब यहाँ से वाटर जो है वो आएगा। ठीक है, टैप के थ्रू हर फ्लोर पे वाटर पहुंचेगा। लेकिन अब हमें ध्यान ये देना है कि सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो किस फ्लोर पे होगा, यही यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है ना कि ओवरहेड वाटर टैंक प्लेस्ड ऑन द टॉप फ्लोर एंड विथ योर फ्रेंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर रिसीव अ मोर पावरफुल स्ट्रीम ऑफ टैप वाटर। इसके पीछे का रीजन यही है कि जब यहाँ से वाटर जो है वो टैंक के थ्रू इसमें मतलब सप्लाई होता है, तो ये सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे क्यों होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, यानी ग्राउंड फ्लोर से और इस टैंक का हाइट जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, रादर देन थर्ड फ्लोर से इस टैंक का। ठीक है, इसी वजह से सबसे कम प्रेशर जो है वो पानी का सेकेंड फ्लोर पे होगा रादर देन ग्राउंड फ्लोर। ओके, डू लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर की वॉल पे। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इस कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम इसको देखेंगे। ठीक, हमें क्या लेना है कि एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है एंड रिमूव इट कैप, उसका कैप हटा देना है। मेक 4 स्मॉल होल्स नियर द बॉटम अराउंड द साइड यूजिंग अ निडल आर नेल। यानी देखिए बॉटल के साइड साइड में 4 हमें छेद बनाने हैं। ठीक है, एंड मेक श्योर दैट होल्स आर एट सेम हाइट। ठीक है, सारे होल्स जो है सेम हाइट पे होनी चाहिए, हमें ध्यान रखना है फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, बॉटम से सारे होल्स सेम डिस्टेंस पे सेम हाइट पे होनी चाहिए। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक अ होल, अगर आपको डिफिकल्ट हो रही है होल बनाने में, यू कैन स्लाइटली हीट द निडल एंड पोक इट टू मेक होल्स। ठीक है, निडल को गर्म करो और उस पे बॉटल पे ऐसे लगा दो, तो क्या होगा, इजिली होल क्रिएट हो जाएगा। एंड सील द होल with a tape and fill the bottle with water। और क्या करना है, होल बनाने के बाद उसको टेप से कवर कर देना है, फिर उसमें पानी डालना है। ज्यादा दिमाग मत लगा देना कि टेप बिना लगाए पानी डाल देना, फिर देखना कि पानी भर ही नहीं रहा। ठीक है, तो पहले टेप टेप लगा देना है, उसके बाद उसमें वाटर फिल करना है। नाउ रिमूव द टेप फ्रॉम ऑल होल्स एट द सेम टाइम। ठीक है, फिर क्या करना है, बॉटल फिल करने के बाद इसमें पानी भरने के बाद हमें जो टैप यहाँ पे हमने लगाया उन सबको एक साथ हटाना है। और फिर क्या करना है, हमें
ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे है ऑब्जर्वेशंस में वाटर कम आउट फ्रॉम ऑल होल्स एट द सेम टाइम, द वाटर फ्रॉम लोअर होल्स गोस फादर। अब यहाँ पे देखिए ये 4 होल्स हैं, ठीक है। तो अब तीनों को जब हम सेम टाइम पे खोल देंगे, ठीक है, टेप उसका रिमूव कर देंगे, तो हम देखेंगे जो सबसे नीचे वाला है उसमें उसका जो वाटर का मतलब जो एक डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे दूर तक फ्लो वाटर का यही करेगा रादर देन सबसे ऊपर वाले और उसके नीचे वाले। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंक्लूजन है कि प्रेशर इज मोर एट लोअर पॉइंट्स बिकॉज द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज मोर। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जब जितना हाइट होगा उतना ही क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। यानी जो नीचे वाला होल है उसकी हाइट इस वाटर के लेवल से बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए जो सबसे नीचे वाला होल होगा उससे जो पानी निकलेगा वो ज्यादा प्रेशर से निकलेगा कंपैरिजन टू जो सबसे ऊपर वाला यानी ये वाला होल है। ठीक है, आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जो वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था बिल्डिंग फ्लोर वाला के टंकी लगी हुई है और ये 3 फ्लोर है और तीनों में क्या है, पानी आ रहा है टैप से और सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे आएगा और सबसे कम क्या सेकेंड फ्लोर पे आएगा। ठीक है, टॉप फ्लोर पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइट जो है हाइट डिफरेंस ग्राउंड फ्लोर से इस टैंक की सबसे ज्यादा है और सेकेंड फ्लोर से इस टैंक की हाइट कम है, इस वजह से प्रेशर कम लगेगा और जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा प्रेशर। यहाँ पे देखिए कंक्लूजन है, इसको याद कर लीजिएगा, मोर हाइट मोर प्रेशर स्ट्रॉन्गर फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। And next, you observe water flowing out through the holes on the side of bottle. What can you infer from this observations? It indicates that water also exert pressure on the side of container. Therefore, we can conclude that liquid exert pressure not only at the bottom of container but also on its side. In fact, liquid exert pressure in all direction. अब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बता रहा है कि उस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि वाटर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द साइड ऑफ कंटेनर, यानी जो भी कंटेनर उसके साइड में प्रेशर तो अप्लाई करता है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेनर के बॉटम पे ही वो प्रेशर अप्लाई करेगा बट ऑल्सो ऑन इट साइड। इन फैक्ट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सपोज करिए एक बॉटल है तो इस बॉटल पे सिर्फ ऐसा नहीं कि इस पे साइड पे ही प्रेशर अप्लाई होगा, साइड पे बॉटम पे इवन सारी डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, और सेम प्रेशर ही अप्लाई होगा। ठीक है, यही उस एक्टिविटी से हमें यही कंक्लूजन बता रहा था। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन वाटर is floating out like a fountain from leaking joints or hole in water pipes. Can you explain why this happened? It is due to pressure exerted by water on the wall of pipe. ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी ऐसे मतलब कहीं पे पानी डालते हैं तो पाइप लगा के डालते हैं, तो पाइप बीच बीच में अगर फटी रहती है तो वहां से क्या होता है, एक फाउंटेन जैसा पानी जो ऊपर की ओर आता हुआ दिखता है। ठीक है, तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पाइप में जो है वो एक तो पाइप बहुत पतली है, पाइप पतली है और वहां पे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्रेशर होगा तो वो एक फाउंटेन के जैसे दिखने लगता है। डू यू नो दैट द बेस ऑफ अ डैम इज मच ब्रॉडर देन द टॉप। यानी कह रहा है कि जो बेस है डैम का वो बहुत चौड़ा होता है रादर देन द टॉप। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अ ब्रॉड बेस नॉट ओनली सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डैम। यहाँ पे कह रहा है कि जो बेस अगर चौड़ा होता है तो वो केवल उसके स्ट्रक्चर को नहीं सपोर्ट करता है बल्कि बट ऑल्सो विथस्टैंड द हॉरिजेंटल वाटर प्रेशर नियर द बॉटम। ठीक है, वो जो एक हॉरिजेंटल वाटर प्रेशर होता है उसको भी क्या करता है, वो मेंटेन करता है। द वाटर स्टोर्ड इन द डैम, जो भी वाटर स्टोर्ड होता है डैम में वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है हॉरिजेंटली ऑन द साइड वॉल्स। ठीक है, यानी जो वाटर स्टोर्ड होता है डैम में, डैम क्यों बनाया जाता है, ताकि जब मतलब बाढ़ ना आए। ठीक है, डैम बनाया जाता है तो वाटर वहां पे क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब वाटर का लेवल बहुत ज्यादा होने लगता है या कहीं सूखा पड़ने लगता है तो उस डैम को खोल दिया जाता है, खोल दिया जाता है तो वहां पे
वाटर का फ्लो होने लगता है, ठीक है। और जब तक डैम नहीं ओपन होता है तब तक क्या होता है, वाटर उस डैम में स्टोर होता है। और वो क्या करता है, वो उसके जो वॉल्स हैं उस पे फोर्स जो है वो प्रेशर अप्लाई करता रहता है, ठीक है, हॉरिजेंटली ऑन द साइड वॉल ऑफ द डैम एंड वर्टिकली ऑन द फ्लोर ड्यू टू द हाइट ऑफ वाटर लेवल, ठीक है। हॉरिजेंटली तो उसके साइड वॉल पे जो जो साइड वॉल्स है उस पे हॉरिजेंटली प्रेशर अप्लाई करता है, और सॉरी वर्टिकली ऑन द फ्लोर ड्यू टू हाइट ऑफ वाटर लेवल, और वर्टिकली कहाँ पे, जो वाटर लेवल का हाइट है उस पे प्रेशर वो अप्लाई करता है। द प्रेशर विच एक्ट हॉरिजेंटली इट इज वेरी लार्ज नियर द बॉटम, those to withstand the pressure the base of dam is more broader, यानी जो प्रेशर है वो हॉरिजेंटली एक्ट होता है, वो बहुत ही लार्ज, यानी जो हॉरिजेंटल पे प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी बॉटम पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एंड टू विथस्टैंड द प्रेशर द बेस ऑफ डैम इज मेड ब्रॉडर, इसी वजह से क्या होता है, जो डैम का बेस होता है वो बहुत चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि हॉरिजेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है रादर देन वर्टिकल प्रेशर, ठीक है। वर्टिकल प्रेशर उसके वाटर लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब जितना वाटर लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्स बनाई जाती होंगी उस पर वर्टिकल प्रेशर अप्लाई होता होगा, हॉरिजेंटल प्रेशर जो है वो बॉटम पे अप्लाई होता होगा, और बॉटम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसकी वजह से उसका जो बेस है बहुत चौड़ा बनाया जाता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 6.2, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। अब एयर जो है वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, यू ऑलरेडी नो दैट एयर इज ऑल अराउंड अस, आप सबको पता है कि हवा जो हमारे चारों तरफ है, द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो एयर का एनवलप है वो क्या होता है, हमको ऐसे सराउंड किए रहता है पूरे अर्थ को, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। सारी गैसेस होती है एयर में। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो फैला हुआ है मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस से कई किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर जो है ऐसे ही फैला हुआ है। लेट अस फाइंड आउट इफ द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, एंड कुछ एक्टिविटीज हमें यहाँ परफॉर्म करनी है। तो एक्टिविटी 6.3 हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ 6.3 हम लोग को देखना है, ये रहा, ठीक है। 6.3 एक्टिविटी हम लोग देखेंगे। टेक अ पेपर प्लेट, एक पेपर प्लेट लेना है, इन्वर्ट इट एंड अटैच टू अ स्टिक। देखिए इस डायग्राम में एक पेपर प्लेट लिया, इसको हम लोगों ने उल्टा किया, उल्टा करने के बाद एक स्टिक से अटैच कर दिया, ठीक, लुक सिंपल राइट। टेक टू आइडेंटिकल शीट ऑफ पेपर, एक 70 सेंटीमीटर एक 50 सेंटीमीटर, फोल्ड वन, वेट इट एंड मेक अ होल इन द सेंटर, ठीक है। एक ड्राई पेपर एक वेट पेपर लेना है, ठीक है, दोनों एक 70 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर का, और जो वेट पेपर है उसको एक भी उसमें एक होल कर देना है। एंड प्लेस द प्लेट ऑन अ प्लेन सरफेस, उस जो प्लेट है उसको एक प्लेन सरफेस पे रख देना है। नाउ व्हाट हैपन व्हेन वी प्लेस द पेपर शीट ऑन द प्लेट। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा जब हम वो पेपर शीट को प्लेट पे रखेंगे। व्हाई डज द प्लेट स्टिक टू द वेट पेपर एंड नॉट टू द ड्राई पेपर, क्यों जो प्लेट है वो स्टिक होगा वेट पेपर से, नॉट ऑन द ड्राई पेपर, ड्राई पेपर से स्टिक नहीं होगा, वेट पेपर से स्टिक हो जाएगा, ऐसा क्यों, तो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे द फोल्डेड चार्ट पेपर शीट, ठीक है, फोल्डेड चार्ट पेपर शीट लेंगे बिग इनफ फॉर द स्टिक टू कम आउट एंड प्लेस द फोल्डेड शीट ऑन द टॉप ऑफ इन्वर्टेड पेपर प्लेट एज शोन इन फिगर 6.9b, यानी इस वाले फिगर में हम लोग को देखना है जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा ऑलरेडी। नाउ ट्राई टू लिफ्ट द पेपर प्लेट कवर्ड विथ अ फोल्डेड शीट यूजिंग द स्टिक, ठीक है। अब हम क्या करना है, इस पेपर प्लेट को उठाना है, कवर्ड विथ अ फोल्डेड शीट यूजिंग अ स्टिक, ठीक है, जो कि कवर है एक फोल्डेड, ये देखिए फोल्डेड शीट ऑफ पेपर से कवर्ड है, उसको हमको क्या करना है, बीच में होल था उससे हमको उठाना है। ऑब्जर्व हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट इट, ठीक है, यहाँ पे ये देखना है कि कितना एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है उसको उठाने के लिए। नाउ प्लेस द सेकेंड अनफोल्डेड चार्ट पेपर शीट इन द प्लेस ऑफ फोल्डेड शीट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो अनफोल्डेड चार्ट पेपर है उसको हम प्लेस करेंगे फोल्डेड शीट के ऊपर, and make a hole at the center of this chart paper for the stick to pass through it
और इस पे क्या होगा, एक होल क्रिएट करेंगे, ठीक है, स्टिक से, एंड कवर द पेपर प्लेट विद अनफोल्डेड चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 6.9c, और ठीक है, फिर उसको कवर कर देंगे अनफोल्डेड चार्ट पेपर शीट से, एंड लिफ्ट द पेपर प्लेट अगेन, फिर से हम उसको उस पेपर प्लेट को उठाएंगे एंड फील द एफर्ट नीडेड इन डूइंग सो, फिर हम उसको फील करेंगे कि इसको उठाने में हमें कितना एफर्ट्स लग रहा है। इन विच केस इज लिफ्टिंग इजियर, अब यहाँ पे कह रहा है किस केस में हमें उठाना आसान होगा, विद द फोल्डेड अनफोल्डेड चार्ट पेपर, यानी फोल्डेड चार्ट पेपर के साथ या अनफोल्डेड चार्ट पेपर के केस में, मतलब दोनों केस में किस में हमें उठाना ज्यादा इजी रहेगा। एंड कवरिंग द प्लेट, यू वुड हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट मोर एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट when it covered with the unfolded chart paper। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने देखा होगा कि ज्यादा एफर्ट हमको लगाना पड़ रहा है जो अनफोल्डेड चार्ट पेपर है, ठीक है, जो कि फोल्ड नहीं है, ठीक है, फोल्ड नहीं है, अनफोल्डेड चार्ट पेपर है, देन विद द फोल्डेड चार्ट पेपर, ठीक। When we cover the paper plate with unfolded chart paper, जब हम कवर करते हैं पेपर प्लेट को अनफोल्डेड चार्ट पेपर से, द एरिया ऑफ कवरिंग शीट इंक्रीजेस, यानी हम क्या करते हैं, एरिया बढ़ाते हैं, द एफर्ट्स नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट इंक्रीजेस, ठीक। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कह रहा है कि पेपर शीट की जो हम मतलब पेपर शीट का जो एरिया है वो जितना ज्यादा हम बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा हमको एफर्ट्स उस पे अप्लाई करना पड़ता है। देख यहाँ पे क्या है, एरिया ज्यादा है, ठीक, ये अनफोल्डेड चार्ट पेपर है तो इसका मतलब एरिया ज्यादा है, और ये फोल्डेड चार्ट पेपर है तो एरिया बहुत कम है। जितना कम एरिया रहेगा उतना ही ज्यादा, सॉरी, जितना कम एरिया रहेगा उतना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। नोटिस दैट द वेट ऑफ कवरिंग शीट हैज नॉट चेंज, ठीक है, हम लोगों यहाँ पे नोटिस किया कि जो वेट है कवरिंग शीट का वो चेंज नहीं हुआ। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस, आपको इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलते हैं, वी कैन इन्फर फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सर्ट फोर्स ऑन द कवरिंग शीट, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि एयर जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है कवरिंग शीट के ऊपर, विच मेक इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट द पेपर प्लेट, ठीक है, वो क्या करता है, पेपर प्लेट को डिफिकल्ट बनाता है, मतलब डिफिकल्ट क्रिएट करता है, डिफिकल्टी उसको उठाने में। मोर ओवर दिस फोर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज द एरिया ऑफ कवरिंग शीट, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है विद increase in the area of covering sheet, it means that the air is exerting a force on paper plate, इसका मतलब है कि जो एयर जो है वो एक्सर्ट हो रहा है, एक्सर्ट कर रहा है फोर्स उस पेपर प्लेट पे, which increases as the area of sheet covering it increases, ठीक है, जितना ज्यादा एरिया हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमें एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, और हमने पढ़ा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, प्रेशर है। वी कैन कंक्लूड दैट एयर एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द पेपर शीट, हमको भी यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिला कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है पेपर शीट पे। इन फैक्ट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी दो लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि एयर जो है वो पेपर शीट पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, और एयर क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करता है। द प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर अराउंड अस नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो प्रेशर एयर के थ्रू लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन यू ब्लो एयर इनटू अ बलून, ठीक है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा दैट व्हेन यू ब्लो एयर इनटू अ बलून, ठीक है, जैसे आप लोग का बर्थडे होता है तो आप लोग क्या करते हो, बलून्स फुलाते हो, तो बलून्स में क्या होता है, हवा जब भरते हो, ठीक है, इतना तो एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया होगा, इट गेट इन्फ्लेटेड, वो क्या होता है, फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, एयर बीइंग फिल्ड इनसाइड द बलून एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ बलून, जैसे ही आप लोग बलून में हवा को भरते हैं तो वो क्या होता है, वो सारा एयर जो है वो बलून में फिल हो जाता है, बलून इन्फ्लेटेड हो जाता है, फूल जाता है, और क्या करता है, उस बलून के वॉल्स पे वो प्रेशर अप्लाई करने लगता है। कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, हम क्या ये कह सकते हैं कि एयर जो है वो प्रेशर अप्लाई करता है ऑल डायरेक्शन में, तो यस कह सकते हैं। दैट इज वाई बलून एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन, इसी वजह से क्या होता है, बलून जो है वो सारे डायरेक्शन में एक्सपेंड हो जाता है, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो ऐसा तो नहीं ना एक साइड फूलता है एक साइड नहीं फूलता है, ऐसा तो नहीं होता है,
वो फूलता है तो सारे डायरेक्शन में फूलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है सारे डायरेक्शन में, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून इज कीप विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ, ठीक है। अगर क्या होता जब इन्फ्लेटेड बलून को हम मतलब बिना उसका माउथ क्लोज किए ऐसे ही छोड़ देते, ठीक है। जैसे आपने बहुत मेहनत करके एक बलून फुलाया और उसको उसका जो माउथ है उसको क्लोज ही नहीं किया, तो यहाँ पे क्या होगा, द एयर इज कैप्ड फ्रॉम द बलून, एयर क्या होगा उस बलून से बाहर आ जाएगा। व्हाई डज द एयर इज कैप्ड फ्रॉम बलून, ऐसा क्यों होता है कि एयर जो उस बलून से बाहर आ जाएगा। हैव यू एवर वंडर, आपने कभी सोचा है हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा है। लेट अस get an idea about its magnitude by performing the following activity। अब हम क्या मतलब फाइंड आउट करेंगे आइडिया कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कि उस ये सारी मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस एक्टिविटी से हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है एक्टिविटी 6.1, लेट अस परफॉर्म, टेक अ गुड क्वालिटी रबड़ शक्कर, यानी एक अच्छी क्वालिटी का रबड़ शक्कर लेना है। प्रेस इट फॉर्मली अगेंस्ट अ स्मूथ फ्लैट सरफेस, ये देखें ये एक शक्कर है और इसको हम क्या करेंगे स्मूथ फ्लैट सरफेस पे ऐसे प्लेस कर देंगे, ठीक है। डू यू रियलाइज दैट इट इज स्टक टू द सरफेस, आपने रियलाइज किया क्या ये सरफेस से स्टिक हो गया। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ, अब हम क्या करेंगे इसको खींचने की कोशिश करेंगे। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुल इट ऑफ, आपने फाइंड आउट किया है कि इसको खींचने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। व्हेन वी प्रेस द सकर, जब हम क्या करते हैं सकर को प्रेस करते हैं, मोस्ट ऑफ एयर बिटवीन इट्स कप एंड द surface on which it is placed is pushed out and the air pressure inside it is reduced, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही हम इस सकर को किसी सरफेस पे पुश करते हैं तो एयर जो होता है सॉरी कप और सरफेस के बीच में क्या होता है एयर जो है वो फिल होता है, और फिल होता है तो इसके अंदर का प्रेशर जो है वो मतलब जो एयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। द शक्कर स्टिक टू द सरफेस, और शक्कर जैसे ही सरफेस से स्टिक होता है बिकॉज द प्रेशर ऑफ एयर सराउंडिंग द शक्कर इज हायर देन द प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर इनसाइड द शक्कर, यानी देखिए ये शक्कर के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो कम होता है और शक्कर के बाहर का जो एयर प्रेशर है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अंदर का तो एयर प्रेशर कम है और बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा है। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, जब हम सकर को सरफेस से खींचते हैं द अप्लाइड फोर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो हमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करना पड़ता है इनफ टू ओवरकम द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड सकर एंड इनसाइड सकर, ठीक है। यानी सकर के अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इसलिए जब हम सकर को पुल करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऐसा इसलिए होता है, ठीक। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, जब भी आप लोग कभी ऐसे ट्राई करेगा शक्कर को ऐसे किसी फ्लैट सरफेस पे लगाएगा और ऐसे पुल करिएगा तो पुल करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट होगी। डिफिकल्टी क्यों क्रिएट होगी, क्योंकि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी ये यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ये वाला ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आउटसाइड, ठीक है, यानी जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसके अंदर का, ठीक है इनसाइड। इन दोनों में क्या है डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस की वजह से ये क्या होता है कि उतना ज्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। डू यू नो हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, क्या आप जानते हैं कितना ज्यादा मतलब बड़ा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द फोर्स exerted by atmospheric air column over an area is 15 centimeter into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg, यानी 2250 Newton. The reason we are not crushed under
this weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure. This balance the pressure exerted from outside. यानी कह रहा है कि आपने कभी सोचा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा है? यानी जो फोर्स एक्सर्ट बाय एटमॉस्फेरिक एयर, यानी एटमॉस्फेरिक एयर जो फोर्स एक्सर्ट करता है ओवर एन एरिया, लाइक अगर इतनी एरिया पे एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी? तो सपोज करिए ऑब्जेक्ट का मास अगर इतना है 225 kg या 2250 न्यूटन, तो वो क्या होगा? नियरली इक्वल होगा। तो इसके पीछे का रीजन है कि वी आर नॉट क्रस्ड अंडर दिस वेट इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हम क्या करेंगे, उसको हम क्रश नहीं कर पाएंगे इस वेट में। ऐसा इसलिए होगा कि जो प्रेशर होगा हमारे बॉडी के अंदर का वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और जब हमारे इनसाइड बॉडी का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल होगा, दिस बैलेंस द प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, वो क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा बाहर के भी प्रेशर को। एंड द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एंड गैसेस इन टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे अंदर का प्रेशर है वो क्या होता है? वो फ्लूइड के मूवमेंट से या गैसेस के मूवमेंट से जो कि टिश्यूज में होते हैं या बॉडी के ऑर्गन्स में होते हैं, उसकी वजह से वो क्या होता है? एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो क्या करेगा? मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों मिलकर के बैलेंस कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अ स्टेप फर्दर, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, the SI unit of pressure is Newton meter per second. 1 The SI unit of pressure is Newton per meter square, also known as Pascal. उसको हम क्या बोलते हैं? Pascal. However, the practical unit of air pressure is millibar and which is equal to 100 Pascal. यानी जो प्रेशर की यूनिट कितनी होती है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है? यूनिट है प्रेशर की। ठीक, एंड प्रैक्टिकल यूनिट है प्रेशर की कितनी? तो यहाँ पे लिखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट अगर पूछता है तो मिली बार। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर इज मिली बार, यानी एमबी, एंड विच इज इक्वल टू, और ये एमबी जो होता है यानी 1 एमबी किसके इक्वल होता है? 100 पास्कल के। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 1 एमबी 100 पास्कल के इक्वल होता है। एयर प्रेशर इज ऑल्सो एक्सर्टेड इन हेक्टो पास्कल, यानी एयर प्रेशर जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हेक्टो पास्कल में, एंड विच इज इक्वल टू 100 पास्कल, यानी एक हेक्टो पास्कल, एक हेक्टो पास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। यानी अगर सिंपल पूछे प्रेशर की यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर प्रैक्टिकल यूनिट पूछे तो मिली बार, और 1 एमबी यानी 1 मिली बार इक्वल्स टू 100 पास्कल, 1 हेक्टो पास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ विंड। विंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑन सम डेज द विंड ब्लोज स्ट्रांगली whereas on other days it is calm. Sometime wind become so strong that is cause damage to life and property. ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्मल डेज में जो विंड काफी काम होती है, लेकिन जैसे बहुत ऐसा दिन होता है जब क्या होता है? विंड बहुत तेज होती है। ठीक है, बहुत तेज तेज हवाएं चलती रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? You must have seen that when an inflated balloon is kept without closing its mouth. ठीक है, आपने देखा होगा कि जब एक इन्फ्लेटेड बलून है उसको हम बिना उसका माउथ क्लोज किए अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, एयर फ्रॉम द बलून एस्केप, तो क्या होगा? जैसे बलून में हवा भरे और उसको बिना उसका माउथ क्लोज किए ऐसे ही छोड़ दिए तो एयर क्या होगा? बलून से निकल जाएगा। रिकॉल दैट व्हेन देयर इज पंक्चर इन द बाइसिकल ट्यूब। ठीक है, अगर कभी साइकिल में पंक्चर हो जाए तो एयर इज कैप एंड द ट्यूब कोलैप्स। ठीक है, एयर क्या होता है? वो निकल जाता है और ट्यूब जो है पिचक जाती है। इन बोथ ऑफ दीज केसेस डज एयर मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन? इन दोनों केस में क्या एयर जो है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर मूव करता है? तो आगे पढ़ते हैं। डज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर हैव एनीथिंग टू डू विद द फॉर्मेशन ऑफ विंड? ठीक है, यानी जो डिफरेंस होता है एयर प्रेशर में वो क्या होता है?
क्या वो विंड का फॉर्मेशन करता है? हाउ डू विंड फॉर्म? अभी लड़की कहती है कि विंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये बच्चा पूछ रहा था कि एयर मतलब एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या विंड्स का फॉर्मेशन होता है। और ये लड़की पूछ रही है कि कैसे विंड का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं एक्टिविटी 6.5 से। ठीक है, टेक टू सिमिलर बलून मेड अप ऑफ थिन रबर एंड अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। ठीक है, ये दोनों बलून्स लेना है, सेम बलून लेना है और क्या लेना है, एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लेना है। ठीक, इंसर्ट वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू वन बलून एंड सिक्योर इट विद अ रबर बैंड और थ्रेड। ठीक है, एक इंच जो बलून का उसको हम क्या करेंगे, मतलब देखिए ये एक स्ट्रॉ है, इसके दोनों एंड से दोनों बलून्स को हम स्टक कर देंगे और क्या करेंगे, टाई कर देंगे अच्छे से। ठीक है, नाउ इनफ्लैट द सेकेंड बलून एंड होल्ड इट्स माउथ विथ योर फिंगर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनफ्लैट करेंगे सेकेंड बलून को एंड होल्ड इट्स माउथ विथ योर फिंगर। ठीक है, इस वाले बलून का अगर हम ऐसे फुला दें और फिर क्या करेंगे, ऐसे फिंगर से उसको दबा के रखेंगे ताकि उसका एयर जो है बाहर ना निकल जाए, एयर डज नॉट एस्केप। ठीक है, insert the free end of straw into the neck of inflated balloon and secure it with a rubber band or thread. Make sure that air does not leak. ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि एयर लीक ना करे from the balloon as the straw is inserted in it. Now you have one end of the straw inside the inflated balloon and the other end inside the uninflated balloon as shown in figure 6.1. अब देखिए इस पूरी एक्टिविटी में हमें क्या बता रहा है। जैसे एक स्ट्रॉ हमने लिया, एक बलून को यहाँ पे लगाया और यहाँ से हवा मतलब ऐसे फूंक मारी और इस बलून को फुला दिया। फुलाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, बांध देंगे, फिर दूसरी साइड में हम एक और बलून अटैच कर देंगे। ठीक है, एक साइड में तो हमने फुला लिया लेकिन दूसरी साइड में तो हम फुला नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको बस ऐसे ही हम अटैच कर देंगे और टाइट कर देंगे। प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू द बलून। अब हमें सोचना है कि इस बलून के साथ क्या होगा। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द बोथ बलून्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस करनी है कि दोनों बलून के साथ क्या हुआ। डिड इट हैपन एज प्रेडिक्टेड। ठीक है, जितना हमने प्रेडिक्ट किया था क्या उतना हुआ। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द साइज ऑफ बलून्स। आपको कुछ चेंजेस दिखाई दिए बलून के साइज में। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस को हमें लिखना है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। What can be the reason for the change in size of the balloon। ठीक है, बलून का जो साइज अगर चेंज होता है तो इसके पीछे इसका रीजन क्या होगा। एयर प्रेशर इन द इनफ्लेटेड बलून इज हायर देन द अनइनफ्लेटेड बलून्स। ठीक है, यानी जो ये देन यहाँ पे चेंज ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि इनफ्लेटेड बलून है, इसके अंदर का जो एयर प्रेशर होगा वो क्या होगा, हायर होगा। यानी इसमें जो है हायर एयर प्रेशर होगा। ठीक है, हायर एयर प्रेशर। ओके, और ये जो अनइनफ्लेटेड बलून है इसमें क्या होगा, एयर प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे कह रहा है एज अ रिजल्ट सम एयर मूव्स। ठीक है, सम एयर मूव्स फ्रॉम द इनफ्लेटेड बलून्स to the uninflated balloons resulting in change in the size of both the balloons। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो इन्फ्लेटेड बलून्स है, फुला हुआ बलून्स है, बीच में हमने स्ट्रॉ अटैच किया, इस स्ट्रॉ के थ्रू कुछ हवा जो है इस अनइन्फ्लेटेड बलून्स में चली जाएगी और इन दोनों का शेप जो है चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। डू यू नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आपने नोटिस किया कि कुछ टाइम के बाद जो है दोनों बलून्स अटैन ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड द फ्लो ऑफ एयर स्टॉप। ठीक है, वो दोनों हमने मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आपने नोटिस किया कि कुछ टाइम अगर ऐसे ही करके छोड़ दें तो क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद जो है वो दोनों बलून जो है वो सेम साइज की हो जाएंगी। अगर ऐसे है तो ये वाला भी जो अनइनफ्लेटेड बलून था वो भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे कह रहा है क्यों, वाई डज द एयर वाई डज द एयर फ्लो स्टॉप। अब यहाँ पे एयर का फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। द फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यू till the air pressure in the inflated balloons is higher than the air pressure in the uninflated balloons. Take the air flow stop when the pressure in both balloons becomes equal. At this stage, both the balloons are almost of the same size, thus we can conclude that air moves from a region of high air pressure to region of low air pressure. अब यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे कि पहले क्या था
ये एक इन्फ्लेटेड बलून था, ठीक है, ये क्या था, इन्फ्लेटेड बलून था, फूला हुआ था, और ये क्या था, अनइन्फ्लेटेड था, ठीक, अनइन्फ्लेटेड था, और इसको हमने एक स्ट्रॉ से अटैच कर दिया था, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम बाद, हमने देखा कि ये जो मतलब दोनों बलून्स हैं, दोनों बलून्स की साइज जो है वो इक्वल हो गई है, ठीक है, इन दोनों की साइज क्या हो गई, इक्वल हो गई है, ठीक। इक्वल साइज क्यों हुई, तो हाई प्रेशर से मतलब एयर जो है वो मूव करेगा, रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर, ठीक है, हाई एयर प्रेशर टू हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर, ओके। इसी रीजन की वजह से क्या हो रहा है, दोनों बलून का साइज जो है वो इक्वल हो गया है। अब यहाँ पे कह रहा है यू कैन रिलेट दिस कंक्लूजन टू द डायरेक्शन ऑफ सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज विच यू स्टडीड इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7। आप ये यहाँ पे बता रहे हैं कि क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा कि जो डायरेक्शन होता है सी ब्रिज का और लैंड ब्रिज का, वो क्या होता है, थोड़ा अलग अलग होता है। एज लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर ड्यूरिंग द डे एंड एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्मर एंड लाइटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है एंड द वाटर ड्यूरिंग द डे, ठीक है। और मतलब दिन के टाइम में जो पानी है या जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जो एयर होता है लैंड के ऊपर का वो भी क्या होता है, वार्मर हो जाता है और लाइटर हो जाता है, बिकॉज इट राइज एंड क्रिएट एन एयर ऑफ लो प्रेशर and the air from high pressure region of the sea blow to the low pressure region and which developed on the land and resulting in a sea bridge, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, इस केस में यानी हाई प्रेशर रीजन जो सी का होता है वो वहां से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जाता है and resulting in a sea bridge. At night, the water is warmer than the land. और रात में क्या होता है, जो वाटर होता है वो लैंड पे वार्मर देन द लैंड, यानी जो रात का समय होता है वहां पे क्या होता है, वो वाटर जो है वो ठंडा होता है रादर देन लैंड, ठीक है। therefore low pressure area develop above the sea, as a result wind blow from the land to sea and giving rise to land bridge, and thus the phenomena of land bridge and sea bridge is mainly due to pressure difference over the land and sea, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि सपोज करिए लैंड है और यहाँ पे पूरी ये सी है, तो यानी डे के टाइम में क्या होता है, दिन के समय में ये लैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, ठीक है, वार्म होती है, और ये वाटर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा वार्म होता है, ठीक है। और इसके ऊपर का जो एयर है वो भी क्या होता है, काफी वार्म और लाइट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एयर फ्लो क्रिएट करता है जो कि लो प्रेशर का, यानी इस टाइम क्या होता है, प्रेशर लो होता है, ठीक। And air from high pressure region of the sea blow to the low pressure region which develop on land. अब यहाँ पे कह रहा है जो एयर है, यहाँ पे ये वाली लाइन देखिए, जो एयर होती है हाई प्रेशर रीजन सी के वहां से मतलब जो सी का समुद्री एरिया का हाई प्रेशर वाला रीजन होता है वहां से एयर ब्लो करके और लो प्रेशर रीजन पे आती है, और जो कि मतलब लैंड पे डेवलप होती है रिजल्टिंग इन अ सी ब्रिज, और क्या होता है, सी ब्रिज जो है वो डेवलप करती है, और रात में क्या होता है, वाटर वार्म हो जाता है लैंड के कंपैरिजन में, एंड देयरफॉर लो प्रेशर एरिया डेवलप अबव द सी, और लो प्रेशर एरिया क्या होता है, सी के ऊपर डेवलप होती है, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है इफ यू कुड मेजर द स्पीड ऑफ स्कैपिंग एयर इन एक्टिविटी 6.5, ठीक है, 6.5 वाली एक्टिविटी में हम मेजर करेंगे स्कैपिंग एयर की स्पीड को, कि किस स्पीड से वो एयर जो स्कैप होती है बाहर निकलती है। वी वुड फाइंड दैट द स्पीड ऑफ एयर इज हायर इफ द प्रेशर डिफरेंस इज हायर, ठीक है। हम ये भी फाइंड आउट करेंगे जो स्पीड है एयर की अगर वो ज्यादा होगी तो प्रेशर डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आई हैव रीड दैट हाई स्पीड विंड कैन ब्लो ऑफ रूफ, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो हाई स्पीड विंड है वो क्या करता है, ब्लो ऑफ रूफ, यानी मतलब ऊपर की, आई वंडर्ड, मतलब यहाँ पे कह रहा है ना, आई हैव रीड द हाई स्पीड विंड कैन ब्लो ऑफ रूफ,
यानी हाई स्पीड जो विंड है वो क्या होता है, रूफ से ब्लो ऑफ हो जाता है। आई वॉन्डर्ड हाउ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कैसे। तो देखिए एक्टिविटी 6.4 में देखते हैं, हाई स्पीड विंड रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी हवा की उतना ही क्या होगा, एयर प्रेशर लो होगा। एक्टिविटी 6.6 लेट अस ऑब्जर्व। अब इस एक्टिविटी में हमको क्या देखना है, तो देखिए टेक टू बलून्स ऑफ सेम साइज, दो बलून्स लेने हैं, दोनों सेम साइज के लेने हैं। इनफ्लेटेड बोथ बलून्स एंड टाई स्ट्रिंग्स टू देम। ठीक है, दोनों बलून्स को फुलाना है और दोनों को एक स्ट्रिंग से टाई कर देना है। हैंग द टू बलून, दोनों बलून को हैंग करना है फ्रॉम अ स्टिक, एक स्टिक से देखिए हैंग किया हुआ है। एंड लिविंग अ गैप ऑफ 6 to 10 सेंटीमीटर, 6 से 10 सेंटीमीटर के गैप में छोड़ देना है। नाउ ब्लो एयर इनटू द नैरो स्पेस बिटवीन द बलून। अब क्या करना है, नैरो यानी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, थोड़ा सा गैप लेना है और वहीं पे क्या करना है, ब्लो करना है, मुंह से फूकना है। व्हाट हैपन टू द बलून, बलून्स में क्या होगा, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन कर। नाउ ब्लो हार्डर एंड ऑब्जर्व इट, पहले धीरे धीरे ब्लो करना है, फिर क्या करना है, बहुत तेज तेज ब्लो करना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। When you blow between two balloons, जब आप जो है दो बलून्स के बीच में ब्लो करेंगे, you observe that they move towards each other। ठीक है, दोनों के बीच में जब हम ब्लो करेंगे तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। ऐसा इसलिए होगा because when you blow air between the balloons, यानी बलून्स के बीच में जब हम एयर ब्लो करते हैं और लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है बिटवीन देम, दोनों के बीच में। द हायर एयर प्रेशर सराउंडिंग द बलून पुशेस देम टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, हाई एयर प्रेशर जो है सराउंडिंग्स में बलून को एक दूसरे की तरफ प्रेस करता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट ब्लोइंग हार्डर इंक्रीज द स्पीड एट विच द बलून अप्रोच ईच अदर। ठीक है, what can you infer from this activity, आपको इस एक्टिविटी से क्या इंफॉर्मेशन मिली। and we infer that high speed wind are accompanied by reduced air pressure। ठीक है, इस एक्टिविटी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी, यानी हाई स्पीड विंड लिख देते हैं, हाई स्पीड विंड्स, जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ही क्या होगा, एयर प्रेशर कम होगा। उतना ही एयर प्रेशर रिड्यूस होगा। ठीक है, यानी जब दो बलून्स थे, दोनों फुले हुए थे, जब हम बीच से ब्लो कर रहे थे तो वहां पे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से जो है बलून्स एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। ठीक है, तो अब हम क्या किए, जब हम ब्लोइंग की स्पीड को बढ़ा दिए तो अब क्या कर रहे थे, बलून से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे। तो इस एक्टिविटी से हमको यही इंफॉर्मेशन मिलती है कि जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ही कम एयर प्रेशर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हेन हाई स्पीड विंड ब्लो ओवर हाउसेस। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जब बहुत तेज हवाएं घर के ऊपर से गुजरती हैं, लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड ओवर देम, एक लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट होता है। एज हाई स्पीड विंड आर अकम्पेस्ड बाई रिड्यूस प्रेशर, जितनी ज्यादा हाई स्पीड होगी विंड की उतना ही प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। Therefore, the air pressure above the roof of the house is lower than the pressure below them। अब यहाँ पे कह रहा है जो एयर प्रेशर होता है वो छत के ऊपर ऑफ हाउस इज लोअर देन द प्रेशर बिलो देम, यानी इधर जो है नीचे की ओर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है रादर देन रूफ पे। ठीक है, रूफ पे क्या होता है, प्रेशर लो होता है, लो प्रेशर होता है रादर देन नीचे बॉटम पे। ये यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा है, द एयर प्रेशर अबव द रूफ ऑफ हाउस इज लोअर देन द प्रेशर बिलो देम। इफ द प्रेशर डिफरेंस इज लार्ज, अगर प्रेशर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, द रूफ आर वीक। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में यानी जो नीचे मतलब बॉटम पे जो एयर प्रेशर है
वो बहुत ज़्यादा है और रूफ पे एयर प्रेशर बहुत कम है। इन दोनों के बीच प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रूफ क्या होती है, वीक हो जाती है, दे मे बी ब्लोन अवे। और एक ऐसा केस आता है कि छत उड़ जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत तेज हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से वो क्या है, छत उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि जो बॉटम का प्रेशर है और ऊपर का प्रेशर है, दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये रूफ जो है वो उड़ गई। ठीक। अब जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है कि फिगर 6.14 में हम लोग को देखना है, ठीक है, ए में। That is why it is safer to keep doors and window of house open during a storm with high speed wind. अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें अगर इससे बचना है तो जब तेज हवाएं चल रही हो तो देखिए इस वाले फिगर बी में देखिए कि जो भी विंडो है या फिर डोर्स है उन सबको ओपन कर देना चाहिए। ठीक है, when the same wind moves over the roof and through the houses, the pressure difference between inside of house and over the roof is reduced to a large extent. This help prevent the roof from being blow off as shown in figure. अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले ऊपर वाले डायग्राम में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए विंडो डोर सब क्या है, क्लोज है, क्लोज था, जिसकी वजह से जो नीचे का प्रेशर था एयर प्रेशर, ऊपर का एयर प्रेशर, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, इसकी वजह से वो रूफ जो है वो ब्लो ऑफ हो गया, उड़ गया, छत उड़ गई। और अब सेकंड फिगर में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे खिड़की जो है खुली है, दरवाजे खुले हैं, जिसकी वजह से जो नीचे का एयर प्रेशर है और ऊपर का एयर प्रेशर है वो मेंटेन रहा। ठीक है, मेंटेन रहा, जिसकी वजह से ये छत जो है इसकी उड़ी नहीं। You must have experienced that when high speed wind blow during storm. यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हाई स्पीड विंड जो है वो ब्लो होती है स्टॉर्म के टाइम, दे आर समटाइम्स अकम्पेन्ड बाय थंडर एंड लाइटनिंग। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बारिश के सीजन में जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। स्टॉर्म्स, थंडर एंड लाइटनिंग। हैव यू एवर द साउंड ऑफ थंडर? आपने कभी बिजली चमकने की आवाज सुनी है या फिर बिजली चमकते हुए देखा है रेनी सीजन में? तो यस, द साउंड ऑफ थंडर इज सो फ्राइटनिंग। ठीक है, जो थंडर की साउंड होती है बहुत डरावनी होती है। यूजुअली देयर इज हैवी रेनफॉल टू, उसके साथ क्या होता है, बहुत तेज बारिश भी होती है। वेन लैंड गेट हीटेड, जब क्या होता है लैंड जो बहुत ज्यादा क्या होता है, हीट हो जाता है। ठीक है, द वार्म एंड द मॉइस्ट एयर बीइंग लाइटर। ठीक है, जो वार्म और मॉइस्ट एयर है बहुत क्या होती है, लाइट हो जाती है। एंड राइज देयर बाय क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। ठीक है, जैसे कि जब लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो गया, ठीक है, सपोज करिए लैंड है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया और जैसे गर्म हो गया तो यहाँ से वार्म या मॉइस्ट एयर जो ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है, वार्म या मॉइस्ट एयर, ठीक है, ये ऊपर की ओर जाने लगती है और ऊपर की ओर जब जाती है, ये मान लीजिए हवाएं हैं, ठीक है, ऊपर की ओर जा रही हैं तो ये बहुत लाइट होती हैं। ठीक है, बहुत लाइट होती है और इजीली ऊपर चली जाती है और एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है एंड कूलर एयर फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया फ्लो टू टेक इट प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कूलर एयर है फ्रॉम द सराउंडिंग, वो एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करता है एंड फ्लो टेक इट्स प्लेस। ठीक है, और इसको अपने प्लेस से फ्लो कराने के लिए वो एक हाई प्रेशर एरिया जो है क्रिएट करता है। कौन? जो कूलर एयर है। दिस एयर इन टर्न गेट हीटेड एंड राइज। ठीक है, अब क्या होता है, एयर जो है वो ये भी क्या होता है, हीट हो जाता है और ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। दिस रिजल्ट इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन एज द राइजिंग एयर एक्सपेंड। जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो ठंडी हवाएं थी वो नीचे की ओर आई और गर्म हवाएं ऊपर की ओर गई। ठीक है, ऊपर की ओर तो चली गई लेकिन जो ठंडी हवा नीचे आई वो फिर गर्म होके ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर मतलब जब हवा ऊपर की ओर जाएगी, हाई प्रेशर जब हवा नीचे की ओर जाएगी, ठंडी हवा। ठीक है, और जब गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगी तो इसका प्रेशर लो रहेगा। तो वही कह रहा है, विंड सर्कुलेशन एज द राइजिंग एयर एक्सपेंड। और क्या होता है, मतलब वो एयर जो है वो बहुत ज्यादा मतलब उसका बढ़ जाती है, एक्सपेंड हो जाता है। इट कूल एंड मॉइस्चर इन इट, और क्या होता है वो ठंडी और मॉइस्ट होती है
एंड इट कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट, और वो क्या होती है, कंडेंस्ड होकर के वाटर ड्रॉपलेट बनाती है, क्लाउड्स क्रिएट करती है, एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म हैवियर ड्रॉप्स, ठीक है, और वही सारी वाटर ड्रॉपलेट्स मिल करके एक बहुत ही भारी सा बूंद हैवियर ड्रॉप्स क्रिएट करती है, विच कम्स डाउन एज रेन, और सब मिल करके रेन के फॉर्म में नीचे आती है, या फिर हेल या स्नो के फॉर्म में, एंड द स्ट्रॉन्ग विंड accompanied बाय रेन इज कॉल्ड स्टॉर्म, और वही जो तेज हवाएं चलती हैं बारिश के साथ, उसी को स्टॉर्म कहा जाता है। इन हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल रीजन में लाइक इंडिया स्टॉर्म्स आर मोस्ट मोर फ्रीक्वेंट, ठीक है, यहाँ पे स्टॉर्म क्या होता है, बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशन वार्म एयर rises to great height that the low temperature there convert water droplets into ice particle। अब यहाँ पे कह रहा है जो वार्म एयर है वो बहुत ही तेजी से ऊपर की ओर जाती है लो प्रेशर में, एंड वो क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट को आइस पार्टिकल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। हमने यहाँ पे सीखा कि वार्म एयर हमेशा क्या होती है, लो प्रेशर से ऊपर की ओर जाती है, लो प्रेशर से जैसे ही ऊपर की ओर जाएगी तो क्या करेगा, वाटर ड्रॉपलेट को आइस पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अपवर्ड, स्ट्रॉन्ग विंड क्या होती है, ऊपर की ओर जाती है, एंड डाउनवर्ड मतलब ऊपर की ओर भी जाती है और नीचे की ओर भी आती है, एंड फैसिलिटेट रबिंग बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल, और क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट आइस पार्टिकल के बीच में रब करती रहती है। यू हैव लर्न इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, आपने एक्सप्लोरिंग फोर्सेस वाले चैप्टर में सीखा होगा दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब अगेंस्ट ईच अदर दे गेट चार्ज, ठीक है, आपने सीखा होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट जो हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है निगेटिव है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होते हैं, रब होते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड, जैसे कि हवा चलती है तो अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, वो दोनों क्या होता है, एक दूसरे से रब करती है, और रब के वजह से क्या होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्रिएट होता है, डेवलप होता है विद इन द क्लाउड्स, यानी क्लाउड्स के बीच में एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्रिएट होता है। द पॉजिटिव चार्ज लाइटर आइस पार्टिकल मूव अपवर्ड, यानी कह रहा है, इसको हम हाईलाइट करके पढ़ते हैं। यानी देखिए, द पॉजिटिव चार्ज लाइटर आइस पार्टिकल मूव अपवर्ड एंड ऑक्यूपाई द अपर पार्ट ऑफ क्लाउड्स। अब यहाँ पे देखिए जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होते हैं, क्लाउड के अपर पार्ट में चले जाते हैं, and the negatively charged heavier water droplet occupy the lower part of the cloud, और निगेटिव चार्ज यानी हैवियर पार्ट जो है क्लाउड के नीचे वाले रीजन में आ जाते हैं। दूस अ चार्ज सेपरेशन विद इन द क्लाउड टेक्स प्लेस, अब इन दोनों में क्या होता है, एक चार्ज का सेपरेशन देखने को मिलता है, एंड व्हेन द निगेटिवली चार्ज लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड मूव क्लोजर टू द ग्राउंड, जब निगेटिवली चार्ज मतलब निगेटिवली चार्ज जो एरिया है क्लाउड का वो जो ग्राउंड के क्लोज आता है, इट कॉज द ग्राउंड एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट सच एज ट्रीज और बिल्डिंग टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज। क्या होता है, जब जैसे कि ये जो निगेटिव चार्ज है ये वाला, ये जब ग्राउंड के पास आता है, ग्राउंड के पास आप लोगों को दिख रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, ट्रीज हो गए, इन सब का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉर्मली एयर एक्ट एज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, एयर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, एंड डज नॉट लेट अपोजिट चार्ज मीट, और क्या करता है, वो अपोजिट चार्ज को मिलने नहीं देता है। बट when the buildings up of charges become very large, जब buildings के जो चार्जेस होंगे बहुत बड़े होंगे, द इंसल्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन, ठीक है, तो एयर की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, टूट जाएगी। अ सडन फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, और सडन क्या होगा, एक फ्लो ऑफ चार्ज होने लगेगा, एंड प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट कॉल्ड लाइटनिंग। अब समझ में है ओवरऑल, जैसे कि इसको समझाते हैं। देखिए सपोज करिए यहाँ पे ये क्लाउड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, सब पॉजिटिव चार्ज है और नीचे सारा निगेटिव चार्ज है, और ये लैंड है, लैंड के सरफेस पे जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ट्रीज हो गए, ठीक है, इन सब पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही ये निगेटिव चार्ज वाला जो रीजन होता है क्लाउड का वो इसके क्लोज आता है, ठीक है, क्लोज आता है। अब देखिए एयर क्या है, यहाँ पे हमको बताया कि एयर क्या है, एयर इज एन
इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ठीक है। एयर जो है वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही ये पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ आता है और ये बिल्डिंग्स या ट्री या जो लैंड पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका अगर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, तो एयर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को वो खत्म कर देता है, और खत्म कर देता है इसकी वजह से क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, लाइटनिंग, ठीक है, बिजली चमकती हुई हमें दिखाई देती है। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझा रहा था। Lightning can occur as opposite charge collide within a cloud, ठीक है। लाइटनिंग कब होती है, जब अपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, वो भी क्लाउड्स में जो अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, या बिटवीन क्लाउड एंड ग्राउंड, ठीक है। यानी क्लाउड में देखिए अपोजिट चार्ज है, दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, या फिर ये क्लाउड और ग्राउंड, ठीक। मतलब अपोजिट चार्ज जब भी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने की वजह से, कोलिजन की वजह से लाइटनिंग जो है क्रिएट होगी, लाइटनिंग डेवलप होगी, ठीक है। सीधा सा इसका फंडा है। लाइटनिंग रैपिडली हीट अप the air around it and cause air to expand and produce a loud sound known as thunder। वही क्या करती है, वो एक लाउड साउंड क्रिएट करती है, इसको हम थंडर कहते हैं। इससे बिजली वो जैसे होते नहीं बादल गरजना, वही चीज है। स्टॉर्म अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग एंड थंडर इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म, ठीक है। अगर स्टॉर्म है उसमें लाइटनिंग और थंडर दोनों हो रहा है, यानी बिजली भी चमक रही है, आवाज भी आ रही है, तो उसको हम थंडर स्टॉर्म कह देंगे। ओके, आई थिंक अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट अ स्टेप फर्दर, आइसोलेटेड एंड लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म कैन सम टाइम ऑकर इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया। यानी आइसोलेटेड या लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म जो है कभी कभी इंडिया के भी बहुत सारे रीजन्स में देखने को मिलता है। दीज थंडरस्टॉर्म आर नोन बाय वेरियस नेम्स सच एज कालबोई, शाकी in West Bengal, Bihar and Jharkhand, and Bordoishila in Assam. They occur before arrival of monsoon, thereby helping kharif crop to grow। और ये क्या करता है, खरीफ क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करता है। इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु दे आर नोन एज मैंगो शावर्स एज दे सपोर्ट द राइपनिंग ऑफ मैंगो। वो क्या करता है, आम के पकने में हेल्प करता है। कहाँ, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में। लोकल थंडर स्टॉर्म इन कर्नाटका हेल्प इन ग्रोथ ऑफ कॉफी प्लांट्स, और जो लोकल थंडर स्टॉर्म है कर्नाटका के वो हेल्प करते हैं कॉफी प्लांट्स के ग्रोथ में। लाइटनिंग कैन बी डेंजरस, ठीक है, लाइटनिंग कभी कभी बहुत खतरनाक भी होती है। इट कैन इग्नाइट फायर, वो क्या करती है, आग जला देती है और बिल्डिंग्स को डैमेज करती है। एंड कॉज सीवियर बर्न और डेथ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है। और कभी कभी बहुत तेज मतलब सीवियर बर्न या इवन डेथ भी कॉज कर देती है। वी मस्ट टेक नेसेसरी सॉरी वी मस्ट टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग, ठीक है। हमको कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए लाइटनिंग से। ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब बिजली चमकती है तो हमें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से मतलब टॉल ऑब्जेक्ट से हमें दूर रहना चाहिए। फाइंड अ लो लेइंग ओपन एरिया एंड क्राउच डाउन एंड मिनिमाइज कॉन्टेक्ट विद द ground. Do not lie down flat. Avoid using an umbrella. ठीक है, avoid using an umbrella with a metallic rod. If you are in water, get out of it. If you are inside a bus or car, can you are comparatively safer। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जब बिजली चमकती है तो हमें ग्राउंड से बहुत कम कांटेक्ट में रहना चाहिए। अब देखिए बच्चा क्या बैठ गया है, यानी इसका जो फीट है वो सिर्फ ग्राउंड को अटैच मतलब ग्राउंड से अटैच है। और कभी भी ऐसा नहीं कि बिजली चमक रही तो ग्राउंड पे ऐसे लेट नहीं जाना चाहिए, लेटेंगे तो पूरी बॉडी का कांटेक्ट ग्राउंड पे जाएगा और बिजली लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर अगर आप पानी के अंदर है तो पानी से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबको पता है वाटर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसकी वजह से। और फिर क्या होता है कि कोई भी मेटालिक चीज़ें उससे दूर रहना चाहिए, जैसे अम्ब्रेला हो तो उसको भी हटा देना चाहिए। अगर आप किसी बस या कार में हैं तो आप सबसे ज़्यादा सेफ हैं कंपेरेटिवली, आप कहीं बाहर हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एवर हर्ड ऑफ, आपने कभी सुना है लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटालिक रॉड।
लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? एक मेटालिक रॉड है इंस्टॉल्ड अलोंग द वॉल ऑफ बिल्डिंग्स ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक मेटालिक रॉड, ये देखिए लाइटनिंग कंडक्टर्स, इसको क्या होता है बिल्डिंग में ऐसे प्लेस किया जाता है, लगाया जाता है। वन एंड ऑफ रॉड इज पॉइंटेड, रॉड का एक एंड पॉइंटेड होता है, दिस एंड इज कीप्ड हायर देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग एंड द अदर एंड ऑफ रॉड इज बरीड डीप इनसाइड द ग्राउंड। मतलब एक एंड ये क्या है पॉइंटेड है, दूसरे एंड को हम ग्राउंड में ऐसे बरीड कर देते हैं। एंड रॉड प्रोवाइड्स इजी पाथ फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इनटू द ग्राउंड। और यही रॉड क्या होता है, वो एक इजी पाथ क्रिएट करता है, इससे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट 6.6 साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं, बस लास्ट स्लाइड है। तो साइक्लोन क्या है? लार्ज स्टॉर्म है दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर। और ये कहाँ बनता है? तो वार्म ओशन वाटर के ऊपर बनता है। एज द ओशन वाटर गेट हीटेड, जब समुद्र का पानी बहुत गर्म हो जाता है, द वार्म एंड मॉइस्ट एयर अबव इट राइज, एज द मॉइस्ट एयर राइजेस द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म रेन ड्रॉप्स। वही कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, जब वाटर क्या होगा बहुत ज्यादा वार्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो मॉइस्ट एयर या वार्म या मॉइस्ट एयर के फॉर्म में ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, जाने के बाद वो कंडेंस्ड होगा, कंडेंस्ड होकर के रेन ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करेगा और फिर क्या होगा, नीचे रेनफॉल होगा। एंड वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन, हम जानते हैं इवापोरेशन के दौरान वाटर टेक अप हीट टू चेंज इनटू वेपर। ठीक है, वाटर क्या होता है, वो गर्म होकर के उसको वेपर में चेंज करता है। व्हेन दिस वेपर कंडेंस्ड इनटू रेन ड्रॉप, वही वेपर क्या होता है, जब वाटर वेपर जो है रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में कंडेंस्ड होता है, हीट इज रिलीज बैक, हीट वहां से चली जाती है एटमॉस्फेयर में, एंड दिस कॉज फर्दर वार्मिंग ऑफ ascending air, leading it to rise even further, creating an even low pressure air from the surrounding region rushes in and it also start rising। यानी वही चीज है कि लो प्रेशर, जब लो प्रेशर क्रिएट होगा जब एयर जो है वो इवापोरेट होगी उस दौरान, एंड अर्थ रोटेशन कॉज मूविंग एयर टू स्पिन, और अर्थ के रोटेशन की वजह से वो क्या होगा, एयर जो है वो स्पिन करेगा, एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड, और ये साइकिल रिपीट होती चली जाएगी, एंड रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर एरिया। और फिर क्या होगा, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा विथ हाई स्पीड विंड, जिसमें क्या होगा, विंड की स्पीड बहुत हाई होगी एंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, और आपस में क्या होगा, ऐसे रिवॉल्व करेगा। एंड दिस स्पाइनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड विंड एंड रेन इज कॉल्ड साइक्लोन। यानी क्लाउड विंड और रेन की जो स्पाइनिंग सिस्टम है उसको हम साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइड साइड में क्या होगा, हाई प्रेशर है और बीच में क्या है, प्रेशर काफी लो है, तो क्या करेगा, एक साइक्लोन क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसे जो गोल गोल सा होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, वो क्लाउड भी होते हैं, बहुत तेज हवाएं होती है और रेन होते हैं, तीनों का मिक्सचर होता है। इन अ साइक्लोन द रीजन ऑफ लो प्रेशर इज एट सेंटर नोन एज आई ऑफ साइक्लोन। ठीक है, कह रहा है कि साइक्लोन का वो रीजन जहाँ पे प्रेशर काफी लो होता है, जैसे कि यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। एज द आई ऑफ साइक्लोन द विंड इज काम, यानी जो सेंटर में क्या होता है, विंड मतलब हवा बहुत काम होती है, बट द सराउंडिंग रीजन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग विंड, यानी बीच में यहाँ पे विंड जो है काम होती है, लेकिन साइड साइड में क्या होता है, बहुत तेज हवाएं होती हैं, एंड हैवी रेनफॉल, और हैवी रेनफॉल होती है। साइक्लोन मूव फ्रॉम ओशियन टुवर्ड्स द लैंड, और साइक्लोन जब ओशन से, समुद्र से लैंड की तरफ जाता है, इट जनरेट हाई विंड स्पीड, बहुत हाई विंड स्पीड क्रिएट करता है कंपेयर टू द विंड स्पीड प्रोड्यूस बाय रेगुलर थंडरस्टॉर्म। वंस द साइक्लोन रीचेस लैंड, जब साइक्लोन लैंड तक पहुंचता है, द सोर्स ऑफ मॉइस्ट एयर इज कट ऑफ, इट ग्रेजुअली लूजेज इट्स स्ट्रेंथ। और जैसे ही साइक्लोन लैंड की तरफ बढ़ता है तो जो मॉइस्ट एयर क्या होता है, वो मतलब कट ऑफ हो जाता है, हट जाता है, और धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, और प्रेशर जो होता है हवा का वो भी कम हो जाता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे
इवन अ साइक्लोन लूजेज इट्स स्ट्रेंथ, अगर साइक्लोन जो है अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देगा वाइल ट्रेवलिंग ओवर लैंड, इट लीव बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शंस दैट कैन टेक मंथ्स और इवन ईयर टू रिपेयर। ठीक है, और क्या होगा जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसको ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। साइक्लोन कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव, साइक्लोन जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, Amphan cyclone in 2020 had peak wind speed 270 किलोमीटर पर आवर। मतलब एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि एम्फान में साइक्लोन आया था जो कि 2020 में आया था, वो इतना तेज था, मतलब उसकी विंड स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। स्ट्रॉन्ग winds during a cyclone pushes ocean water towards the shore and creating a wall of water that can be high 3 to 12 meters. This surge of water can flood coastal areas and even areas far from the sea। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि जब साइक्लोन आता है तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें बहुत तेज तेज से ऊंची ऊंची उठने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोस्टल एरिया होती है वहां पे बाढ़ आ जाता है। द हैवी रेनफॉल, और क्या होता है बहुत तेज बारिश होती है, विच अकम्पेज द साइक्लोन मे कॉज रिवर टू ओवरफ्लो एंड ऑल्सो ट्रिगर लैंडस्लाइड। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है तो साइक्लोन की वजह से क्या होता है कि बहुत मतलब जितनी भी नदियां होती है ओवरफ्लो करने लगती हैं, और क्या होता है जितने भी पहाड़ होते हैं माउंटेन्स होते हैं उनमें लैंडस्लाइड क्रिएट होने लगती है। ठीक है, सी वाटर दैट रशेस इन लैंड कैन कॉन्टामिनेट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, जो भी समुद्र का पानी होता है वो क्या कर जाता है, मतलब लैंड वाटर से मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रिंकिंग वाटर को भी कंटामिनेट कर देता है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स को, एंड डैमेज कर देता है फॉर्मलैंड्स को, फॉर्मलैंड्स यानी जितने खेत वगैरह होते हैं उनको भी डैमेज कर देता है। एंड द सॉल्ट इन सी वाटर, जो समुद्र के पानी में जो नमक होता है, कैन मेक सॉइल लेस फर्टाइल, सॉइल को लेस फर्टाइल बनाता है, क्रॉप्स को अफेक्ट करता है, रोड्स में गेट ब्लॉक ड्यू टू फॉलन ट्रीज एंड डेब्रीज। ठीक है, रोड्स वगैरह भी ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि पेड़ गिर जाता है या उस पे बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, मेक इट डिफिकल्ट फॉर हेल्प टू रीच द अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, एंड पावर आउटेज कैन लास्ट फॉर डेज, मतलब पावर सप्लाई भी कट हो जाती है कई दिनों तक, डिस्टर्ब इमरजेंसी सर्विस एंड डेली लाइफ। ठीक है, हमारी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, और इमरजेंसी सर्विसेज को भी डिस्टर्ब कर देती है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, अब हम इससे खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइक्लोन के दौरान। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन वेदर रिपोर्ट्स एंड पीरियोडिक अलर्ट्स। ठीक है, तो हमें अपडेटेड होना चाहिए वेदर रिपोर्ट्स या पीरियोडिक अलर्ट से, एंड वार्मिंग इशूज बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, अगर वो हमें साइक्लोन या कोई भी ऐसे तूफान आने से पहले अगर हमें इन्फॉर्म कर दे तो हम खुद को प्रिपेयर कर लेंगे और खुद को बचा सकते हैं। थैंक्स टू वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट, today we can track cyclone and predict their path, helping us to reduce their impact on life। आजकल के ज़माने में क्या है कि हम उस सैटेलाइट्स के थ्रू मॉनिटर कर लेते हैं कि साइक्लोन आने वाला है कि नहीं, उससे पहले हम क्या करते हैं अपनी तैयारी कर लेते हैं कि हमें कैसे इस चीज़ से बचना है। ठीक है, और पहले के टाइम में इतनी सुविधा नहीं थी, इस वजह से उस टाइम बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ करता था। Severe national and international organization work together to monitor cyclone related disaster। अब आज के टाइम में क्या है कि बहुत नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिल करके साइक्लोन से रिलेटेड डिजास्टर को पहले ही मॉनिटर कर लेते हैं। इफ यू लीव इन अ साइक्लोन प्रॉन एरिया, अगर आप साइक्लोन प्रॉन एरिया में रहते हैं, कीप एन इमरजेंसी किट रेडी विथ इसेंशियल आइटम्स, आप अपने पास इमरजेंसी किट को तैयार रखें, उसमें इसेंशियल आइटम्स के साथ साइक्लोन के दौरान क्विकली मूव टू नियर बाय डिजाइनेटेड साइक्लोन शेल्टर। ठीक है, जैसे ऐसा शहर जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन आता है तो लोग अपना एक अलग से शेल्टर बनाते हैं जो कि ग्राउंड के नीचे होता है। ठीक है, जैसे उन लोग को इमरजेंसी सिग्नल मिलते हैं, ठीक है, वो तुरंत अपने उस शेल्टर में चले जाते हैं, खुद को बचा लेते हैं। ठीक है, लेट अस वार्म अप। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। वार्म एयर राइज क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, जैसे वार्म एयर जब ऊपर की ओर पड़ता है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हैं, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। कूल एयर रशेस टू ऑक्यूपाई लो प्रेशर एरिया। ठीक है, कूल एयर जब मतलब क्या होते हैं, रशेस होते हैं, ऑक्यूपाई लो प्रेशर एरिया। ठीक है, लो प्रेशर एरिया पे ऑक्यूपाई करते हैं कूल एयर, एंड वार्म एयर राइज कूल एंड द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड।
ठीक है। जैसे वार्म एरिया नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठंडा होता है और फिर वाटर वेपर को कंडेंस करके क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। बिगर वाटर ड्रॉप्स इन क्लाउड फॉल टू द ग्राउंड एज रेन, हेल या स्नो। ठीक है, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं क्लाउड में, और ग्राउंड पे रेन, हेल या स्नो के फॉर्म में गिरते हैं। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है क्लाउड में बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड ब्लोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, यानी जब हवाएं ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं तो क्या होता है, एक मतलब रश क्रिएट होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में। एंड व्हेन पॉजिटिव निगेटिव चार्ज मीट, जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज मिलती है, दे कॉज लाइटनिंग। उसी की वजह से क्या होता है, बिजली चमकती है। लाइटनिंग जो है वो क्लाउड में होता है, बिटवीन क्लाउड्स एंड द ग्राउंड, यानी बिटवीन क्लाउड्स यानी क्लाउड्स के बीच में भी होता है, क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में भी होता है। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म में डेवलप इनटू साइक्लोन, और कुछ वेदर कंडीशन में यही स्टॉर्म जो है वो साइक्लोन में डेवलप हो जाता है। ठीक है, और अब इसी से हम लोग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप जो भी डाउट होगा इस चैप्टर में आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और मेरा जैसा भी स्टाइल है पढ़ाने का, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगर जो भी चीज़ें हैं आपको नहीं समझ में आ रही है उसके लिए भी मुझे कमेंट करिएगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी ऐसे वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।